2711 दुर्स्वप्न ईंधन। सनी को यह समझने में एक क्षण लगा कि उसने क्या सुना है। मेरी परछाई क्या? कनाख्त का मांस उसी समय आक्रामक हो गया, लहूलुहान तनों, विशाल अंगों और विशाल शक्ति के हिमस्खलन में आगे बढ़ता हुआ। उसके रास्ते में एक विनाशकारी विस्फोट हुआ, जिससे एक विनाशकारी आघात तरंग चारों दिशाओं में फैल गई। झील का पानी उबल उठा और सनी उस जोरदार प्रहार में झुक गया, उसे सहते हुए अपनी हड्डियां हिलती हुई महसूस कर रहा था। अगर शाश्वत नगर में कोई भी अखंड इमारत बची होती तो वह आघात तरंग से ढह जाती। यहां तक कि डार्क कैसल भी हिल गया, उसकी दीवारों पर कुछ दरारें दिखाई देने लगीं। लेकिन महान टाइटन की गति थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। सफेद लपटों की एक ज्वाला ने उसके विशाल शरीर को झुलसा दिया और उसका एक बड़ा हिस्सा एक भयावह काले पिंड में बदल गया। ऊतक के पूरे टुकड़े गायब हो गए, मानो आग ने उस विशाल घृणित प्राणी को काट लिया हो। हालांकि कुछ ही क्षणों बाद कनाख्त के मांस ने अपने जले हुए शरीर को ठीक कर लिया और पैलेस द्वीप की ओर बढ़ना जारी रखा। सनी ने अपने दांत पीसते हुए कहा कि उसे रोकने के लिए अनगिनत जंजीरें हैं। जंजीरें टूट गईं। मेरी कौन सी परछाई विकसित हुई? यह सचमुच एक बेवकूफी भरा सवाल था। अंधेरे महल में हजारों वर्ष में किए गए अमर प्राणी दुर्स्वप्नों की भूल भुलैया में फंसे हुए सो रहे थे। ये अमर प्राणी विचित्र प्राणी थे, उनका मन और पहचान चली गई थी, लेकिन उनके शरीर और आत्माएं अभी भी अक्षुण्ण थीं, जिन्हें अनंत नगरी द्वारा निरंतर पुनर्जीवित किया जा रहा था। साथ ही उनके शरीर के अंदर कनाख्त के मांस के परजीवी अंश थे जो उन्हें नियंत्रित कर रहे थे। हालांकि कनाख्त का मांस ही एकमात्र ऐसी चीज नहीं थी जो अमर प्राणियों को संक्रमित कर रही थी। वे स्वप्न अभिशाप से भी संक्रमित थे, या यूं कहें था। अमर प्राणी दुर्स्वप्न के जाल में फंस गए थे, और उस जाल में मरने वाला हर प्राणी उस अंधकार में घोड़े को और भी शक्तिशाली बना रहा था। उनकी आत्माएं उसके स्वर्गारोहण की भट्टी में ईंधन का काम कर रही थीं। नाइटमेयर को पहले भी एक कठिन लड़ाई लड़नी पड़ी थी, क्योंकि उसके शिकार मर नहीं सकते थे। हालांकि जब सनी ने शैडो का द्वार खोला और उन्हें फिर से नश्वर बना दिया, तो हालात बदल गए। अमर प्राणी नष्ट हो गए, और अचानक हजारों प्राचीन और अत्यंत शक्तिशाली आत्माएं उसके वफादार घोड़े का आहार बन गईं। और इसने नाइटमेयर को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया। नाइटमेयर अब एक महाभयंकर बन गया था। कनाख्त के मांस की छाया में डूबा सनी दुष्टता से मुस्कुराया। सही समय पर बुरा अनुभव। उसकी पुकार का जवाब देते हुए एक विशाल और भयावह उपस्थिति छाया में प्रकट हुई। तबाह द्वीप पर एक ठंडी हवा बही और बिखरे हुए प्रेत अचानक भय से कांप उठे। तभी अंधेरे में दो भयानक लाल लपटें भड़क उठीं और परछाइयां धीरे धीरे एक काले राक्षसी घोड़े का आकार ले लीं। बुझती लपटों की चमक नाइटमेयर के स्टील के सींगों और नुकीले दांतों की कठोर सतह से प्रतिबिंबित हो रही थी। उसके खुर पत्थर के मलबे को धूल में बदल रहे थे। अपनी अयाल को हवा में लहराते हुए नाइटमेयर टूटी हुई जमीन पर सरपट दौड़ा, अपने साथ आतंक और खौफ लेकर। सनी के पास पहुंचकर वह रुका और उसे एक ठंडी नजर से देखा। उसकी अशुभ लाल आंखों में ठंडा क्रोध जल रहा था। सनी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अच्छा काम किया दोस्त। फिर उन्होंने कनाख्त के मांस के विशाल रूप की ओर इशारा किया। जाओ उस चीज को सुला दो। नाइटमेयर कुछ पल उसे घूरता रहा, फिर मुड़कर उस महान टाइटन की ओर देखा और हिनहिनाया। उस भयानक घोड़े की आवाज उबलती झील के ऊपर एक भयानक लोरी की तरह गूंज उठी, और वह भयावह अंधेरे की धारा में आगे की ओर दौड़ पड़ा। सनी ने भी उस विशाल घृणित वस्तु को देखा। अचानक यह अब उतना विशाल नहीं लग रहा था। खैर, स्वाभाविक रूप से ऐसा नहीं हुआ। एक महान टाइटन की कल्पना भयावह और विनाशकारी थी। हालांकि जब दो सर्वोच्च टाइटन्स और एक सर्वोच्च आतंक ने इसका विरोध किया, तो इसके कुछ भयावह निहितार्थ समाप्त हो गए। चलदर अपने घोड़े को अपने से आगे निकलने नहीं देना चाहता था, इसलिए सनी आगे बढ़ा। मांस कनाख्त विशाल था। उसका शरीर, उसकी आत्मा, उसकी इच्छाशक्ति असीम महासागरों की तरह थी, अंतहीन और अक्षय प्रतीत होती थी। इसलिए भले ही दुर्स्वप्न अब सर्वोच्च था, फिर भी उस विशाल घृणा को सुलाने में कुछ समय लगने वाला था। लेकिन इसमें उतना समय नहीं लगेगा जितना सामान्यतः लगता है। आखिरकार महाकाय टाइटन अभिशाप की चार पुनर्तः संवर्धित कड़ियों से कमजोर हो गया था। एक भयावह जहर ने उसकी सारी प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर दिया था, और वह स्वप्न अभिशाप के घातक संक्रमण के प्रति कमजोर हो गया था। टाइटन को उम्मीद से कहीं ज्यादा जल्दी नींद आने वाली थी, और उससे भी पहले उसे धीरे धीरे नींद आने लगी, जिससे सनी और नेफिस को और भी ज्यादा फायदा हुआ। उनके पीछे कहीं स्लेयर और जेट कंधे से कंधा मिलाकर लड़े और उन्मत्त प्रेतों का सफाया कर दिया। सेंट और फील्ड ने शैडो लीजन का नेतृत्व करते हुए ऐसा ही किया।
नेव ने डेरोन की छाया का पीछा किया और देखा कि प्राचीन सॉवरेन किस तरह एकाग्र होकर तीव्रता से लड़ रहा था। डार्क कैसल थोड़ा कांप उठा। ये छोटा सा, ऐसा लग रहा था कि मार्वलस मिमिक चुपके से मृत अमर प्राणियों के शरीरों को खा रहा था, जबकि उसका स्वामी कहीं और देख रहा था। सनी थोड़ा चिंतित था, लेकिन उसने पेटू शैडो से बाद में निपटने का फैसला किया। फिलहाल उसके पास लड़ने के लिए एक महान टाइटन था। लहूलुहान पर्वत की तरह जलती हुई लपटों के बादल से निकलकर कनाक का मांस आखिरकार महल द्वीप की धरती पर उतर आया। उसका लाल पिंड मानो तुरंत उसमें जड़े जमा गया, उसके पैरों और पिंडलियों से अनगिनत लताएं जमीन में धंस गईं। फिर मांस फैलने लगा और धीरे धीरे पूरे द्वीप को निगलने लगा। आशीर्वाद चमका और महान टाइटन का एक घुटना कटकर अलग हो गया। फिर एक और विस्फोट हुआ और पूरा जोड़ नष्ट हो गया। बेशक उसने खुद को ठीक कर लिया, लेकिन इससे पहले कि कनख्त का मांस अपना संतुलन खो देता और अपने घुटनों पर गिर जाता, दोनों हाथों से अपने अकल्पनीय वजन को संभालता। हालांकि सनी जश्न नहीं मना रही थी, क्योंकि महान टाइटन की दोनों भुजाओं ने भी जड़ें जमा ली थीं, जिससे उस दर में तेजी आ गई थी जिससे भयानक मांस का लालपिंड उत्तरी तट से दक्षिण की ओर फैल गया। धिक्कार! वह थोड़ा अचंभित होकर देख रहा था कि महल द्वीप धीरे धीरे खून से लथपथ मांस के सागर में समा रहा था। ये भयावह पिंड बिना रुके बढ़ता और फैलता ही जा रहा था। इसके स्रोत पर कनाख्त का मांस इंसान से अपनी सारी समानता खो चुका था और एक घिनौने 4 पैरों वाले जानवर जैसा लग रहा था। सनी ने हैरान होकर मुंह बनाया। खैर, ये तो बहुत बढ़िया है। 2712 थरी टाइटन्स। कनाख्त का शरीर प्रकृति की एक शक्ति की तरह था, अजेय और अपरिहार्य प्रतीत होता था। उसका भयावह शरीर एक पर्वत जैसा था, एक उग्र पर्वत जो उन्मत्त द्वेष और भूख से भरा हुआ था और सभी जीवों को अपने विशाल विस्तार में समाहित करने के अतिरिक्त लोभ से अभिभूत था। साथ ही इसने स्वयं को सुधारा और पुनर्स्थापित किया, चाहे इसे कितने भी गंभीर घाव क्यों न दिए गए हों, तथा इसने उन आक्रमणों को भी उदासीनता से झेला जो महाद्वीपों को नहीं तो पूरे शहरों को नष्ट कर देते। ग्रेट टाइटन का विशाल जहाज भी आधी समस्या ही था। लाल मांस का एक लहराता घिनौना पिंड भी था जो टूटे हुए किनारे पर जहां खड़ा था वहां से बाहर की ओर फैल रहा था और धीरे धीरे बढ़ते हुए पेलिस द्वीप को निगल रहा था। सनी को यह स्वीकार करना अच्छा नहीं लगा, लेकिन सच कहूं तो वह असमंजस में था। वे उस असीम आतंक को कैसे रोक सकते थे? उसने अपनी याददाश्त खंगाली, याद करने की कोशिश की कि क्या उसने कभी ऐसे ही किसी दुर्लभ प्राणी से मुकाबला किया था। कुछ तो बहुत विशाल थे और कुछ तो दैवीय शक्तियों जैसे थे। यहां तक कि कुछ तो ऐसे भी थे जिनमें असीम ऊर्जा थी। लेकिन सनी ने पहले कभी ऐसे किसी दुश्मन का सामना नहीं किया था। सबसे करीबी मिलान जिसके बारे में वह सोच सकता था, वह एक दुर्लभ प्राणी था जिसे वह जानता था, लेकिन उसने खुद नहीं देखा था। 9 में से अलेथिया, पहला साधक। उस राक्षस ने जिस किसी चीज को छुआ, उसे भ्रष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे कनख्त के मांस ने उसे छूने वाले हर व्यक्ति को संक्रमित और आत्मसात कर लिया था। नेफिस, आपने प्रथम साधक को वास्तव में कैसे हराया? ग्रेट टाइटन को द्वीप से दूर रखने में असफल होने के बाद नेफिस आकाश में तेजी से आगे बढ़ा और पास में ही शानदार तरीके से उतरा तथा सनी से कुछ मीटर की दूरी पर रुकने से पहले गीले पत्थर पर वापस फिसल गया। जब वह बोली तो उसकी आवाज थोड़ी चिंतित लग रही थी। वह चीज, खैर, मैंने शहर को उड़ा दिया। उसने आशीर्वाद उठाया तथा संकटग्रस्त टाइटन पर अपना अथक आक्रमण पुनः शुरू करने की तैयारी करने लगी। हालांकि इससे उसकी मौत नहीं हुई, इसलिए मैंने शहर को और भी उड़ा दिया और उसके बाद जो कुछ बचा था उसे जला दिया। उसने पहले ही कनख्त के मांस पर अपनी ज्वाला का प्रकोप फैला दिया था और इससे कोई मदद नहीं मिली, भले ही अब उसके पास जो शक्ति थी वह हेरियल के मकबरे की तुलना में अतुलनीय रूप से अधिक थी। फिर भी जवाब सामान्य था, सच में नहीं। एक महिला जिसकी रणनीति थी कि यदि आप किसी चीज पर हमला कर सकते हैं तो किसी और चीज के साथ आने की जहमत क्यों उठाएं? वह मानवता की शासक कैसे बन गई? हाँ, बिल्कुल, ऐसा इसलिए था क्योंकि सनी, कैसी और नेफिस ने उसे गद्दी पर बिठाने के लिए सालों से योजनाएं और षड्यंत्र रचे थे, और इसलिए भी क्योंकि कई आश्चर्यजनक परिस्थितियों में चीजों को उड़ा देना एक कारगर रणनीति थी। लेकिन दुख की बात है कि यह स्थिति ऐसी नहीं है। सनी ने दांत पीस लिए। हालांकि ऐसा लगता है कि यह काम नहीं कर रहा है। नेफिस ने शांति से कनाख्त के मांस की विशाल आकृति को देखा, फिर सिर हिलाया। और यह हमारी एकमात्र समस्या भी नहीं है। उसने महान टाइटन के पीछे देखा। बाहर शाश्वत नगर धीरे धीरे ढह रहा था।
हजारों सालों से उसकी रक्षा करने वाला अदृश्य गुंबद ढह रहा था और तूफानी सागर की काली गहराइयां अपनी कीमत वापस पाने के लिए बेताब होकर दरारों में घुस रही थीं। विशाल खंडहर के किनारे पहले ही पानी से कुचलकर खाक हो चुके थे, जो दूर एक अंधेरी दीवार की तरह खड़ा था। पैलेस द्वीप के पास जगह जगह षटकोणीय स्तंभ खड़े थे और हर कुछ सेकंड में नए स्तंभ दिखाई देते थे। कुछ द्वीप पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे, कुछ खंडित या छेदित हो गए थे। घाट मिट चुका था। लाइट हाउस किसी तरह अभी भी खड़ा था, भले ही वह पानी में डूब गया हो। तभी टूटे हुए गुंबद से एक और स्तंभ नीचे गिरा, जिसने घंटाघर को तहस नहस कर दिया, इस बार हमेशा के लिए। अंतिम विनाश धीरे धीरे अनंत शहर के हृदय की ओर बढ़ रहा था, जिसका अर्थ था कि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा था, भले ही कनख्त का मांस उन्हें जल्द ही निगल न ले। नेफिस ने सनी को एक संक्षिप्त नजर से देखा। तुम्हें और कितना समय चाहिए? उसकी आवाज शांत थी, लेकिन वह समझ सकता था कि वह मानवता के हित के लिए नाइटवॉकर को वापस पाने के लिए भी उत्सुक थी। आखिरकार मानवता का भाग्य न केवल उसकी प्रत्यक्ष बल्कि व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी थी। सनी ने मुंह बनाया। थोड़ा सी देर। नेपिस एक क्षण के लिए रुका, फिर सिर हिलाया। फिर हम उस चीज को तब तक रोक कर रखते हैं जब तक हमें ऐसा करना आवश्यक हो। इसके साथ ही उसने अपनी आत्मा को प्रज्वलित कर दिया तथा उसमें से जलकर एक चमकदार सफेद नरक उत्पन्न कर दिया। उसके होठों से निकले नाम उसकी इच्छा के अनुसार संसार को आकार देते हैं। इस बार सनी ने काले पंखों का एक जोड़ा प्रकट किया और हवा में उड़ गया। अनंत शहर के खंडहरों पर आकाश टूट रहा था और उसके हृदय में एक भयावह लाल संक्रमण एक विशाल ट्यूमर की तरह फैल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया खत्म होने वाली है। तो चलो इसे एक सुखद अंत बनाते हैं। पहले इस द्वीप के उत्तरी छोर पर सफेद लिप्टों की एक ऊंची दीवार उठी, जिसने फैलते हुए मांस के ढेर को आगे बढ़ने से रोक दिया। खून से लथपथ ऊतक का ये ढेर आग में गिरकर जल गया, राख में बदल गया, फिर बढ़ा और फिर से जलकर राख में विलीन हो गया। टूटी हुई जमीन धधक उठी और फिर पिघलकर लावा का सागर बन गई। ये झील में बह गया, जिससे जलती हुई भाप के बादल उठने लगे। ऊपर सनी ने एक बार फिर छाया का द्वार खोला और मृत्युलोक के प्राचीन अंधकार को अपने हाथ में ले लिया। उसने उसे एक लंबे भाले में बदल दिया और उसे जितना हो सके उतना भारी बना दिया, इतना भारी कि उसकी सर्वोच्च शक्ति भी उसे थामने में मुश्किल से ही सक्षम थी। फिर उसने अपना हाथ उठाया और पूरी ताकत से भाले को नीचे फेंक दिया। कोई चाल नहीं, कोई चतुर जादू नहीं, बस अकल्पनीय भार और शुद्ध गतिज बल। काला भाला एक काले उल्कापिंड की तरह गिरा और महादैत्य के कंधे में इतनी जोर से लगा कि वह विशालकाय दुर्वप्न प्राणी लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके कंधे का जोड़ फट गया, उसका अस्तित्व मिट गया और उसका एक अंग उस विशाल रेंगते हुए मांस के ढेर से अलग हो गया। पूरा द्वीप हिल गया, इसका एक बड़ा हिस्सा उबलती झील में समा गया। फटे हुए अंग से अनगिनत मांस के रेशे निकलकर उसे मुख्य शरीर से जोड़ रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह जुड़ पाता, सनी ने एक और भाला बुला लिया था। मुझे बस समय चाहिए। युद्ध इतना तीव्र हो गया कि अनंत शहर का अधिकाधिक भाग पानी में लुप्त हो गया। 2713 मौलिक बल। अंत में कनाख्त का मांस कभी भी डार्क कैसल तक नहीं पहुंच पाया। यह तब तक बढ़ता और फैलता रहा जब तक कि पैलेस द्वीप का पूरा उत्तरी भाग लाल मांस के उस जहरीले ढेर से भर नहीं गया। सनी आसानी से कल्पना कर सकता था कि वह भयावह लाल सागर अंतहीन रूप से फैल रहा होगा, पूरे शहरों, राज्यों और क्षेत्रों को निगलता हुआ तब तक फैलता रहेगा जब तक कि पूरी दुनिया और उसमें रहने वाले सभी जीव जंतु लहराते मांस के एक अंतहीन भयानक विस्तार में न बदल जाएं। एक अकेला घृणित जीव। लेकिन ऐसा होना नहीं था, क्योंकि महादैत्य के रास्ते में एक पवित्र अवरोध की तरह प्रज्वलित श्वेत ज्वाला की एक विशाल दीवार प्रज्वलित हो उठी। रक्तरंजित मांस का वह भयावह ढेर चाहे कितना भी बढ़ जाए, चाहे वह कितनी भी भूख से आगे बढ़े, उसकी लंटें जलकर भस्म हो गईं और राख के सिवा कुछ नहीं रह गईं। ये समान रैंक के दो टाइटन्स के बीच एक मौलिक संघर्ष था। नेफिस आग की दीवार के पीछे निश्चल खड़ी थी, अपने सुंदर चेहरे पर एक भावशून्य भाव लिए आगे देख रही थी। उसकी शांत धूसर आंखें ठंडी और दृढ़ थीं, जो धधकती लौ की शुद्ध श्वेत आभा से चमक रही थीं, और जिंदा जल जाने की तीव्र भयानक पीड़ा से। हालांकि भावनाहीन मुखौटे के पीछे उग्र भावनाओं का एक तूफान उसकी आग को भड़का रहा था। लाल मांस का सागर सफेद लपटों की दीवार को पार नहीं कर सका। लेकिन लपटें फैलकर लाल सागर को भस्म भी नहीं कर सकी। दोनों विशाल शक्तियां गतिरोध की स्थिति में थीं। इस बीच ग्रेट टाइटन का मुख्य जहाज लहूलुहान मास का एक भयानक पार्श्विक विशालकाय पिंड गहरे अंतर्देशीय क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा था।
उसके प्रयासों को सनी ने विफल कर दिया, जिसने ढहते आकाश के अंधेरे विस्तार से विनाशकारी भालों की बौछार कर दी। सभी उस घृणित प्राणी के जोड़ों और स्नायु बंधनों पर लक्षित थे। प्रत्येक भाला उल्का की तरह टकराता था, जिससे विशाल झील का उबलता पानी अपने किनारों से बाहर निकल जाता था और शाश्वत नगर के विशाल खंडहर हिंसक रूप से कांप उठते थे। उसका निशाना सटीक था। उसने कनाख्त के मांस पर ठीक उन्हीं जगहों पर प्रहार किया जहां अगर नुकसान होता तो टाइटन की गति सबसे ज्यादा धीमी हो जाती। जवाबी कार्रवाई में उस विशालकाय दुर्जन्य प्राणी ने आकाश में सनी का पीछा करने के लिए ऊंची ऊंची लताओं का एक घिनौना जंगल छोड़ दिया, जिससे उसे ढहते हुए आकाश में बिल्ली चूहे का घातक खेल खेलने पर मजबूर होना पड़ा। 3 टाइटन्स की लड़ाई वास्तव में भयानक थी, जो मरते हुए शहर के हृदय में विश्व को समाप्त करने वाली आपदा की तरह घटित हो रही थी। नहीं, दरअसल क्या ये 4 टाइटन्स की लड़ाई नहीं है? सरपेंट ने भी इसमें हिस्सा लिया था, और स्वाभाविक रूप से नाइटमेयर भी था। सनी और नेफिस के लिए लड़ाई शुरू में बुरी तरह से खत्म हो गई थी। वे मुश्किल से अपनी जगह पर डटे हुए थे, दांत पीस रहे थे और पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उसे सबसे बुरी स्थिति पर भी विचार करना पड़ा, नाइटवॉकर को छोड़कर खुद को बचाने के लिए पीछे हटना। लेकिन फिर धीरे धीरे स्वप्न अभिशाप ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। पहले तो इसे नोटिस करना मुश्किल था, इसके प्रभाव बमुश्किल ही नजर आते थे। लेकिन जैसे जैसे सनी और नेफिस हठपूर्वक कनाख्त के मांस का विरोध करते रहे, उन्हें लगा कि उनका दुश्मन धीरे धीरे विचलित होता जा रहा है। लाल मांस के फैलने की गति थोड़ी कम हो गई और विशालकाय घृणा की गति थोड़ी धीमी हो गई। और जैसे जैसे वे अपनी जगह पर और डटे रहे, अंतर धीरे धीरे और स्पष्ट होता गया, जब तक कि वह आसानी से दिखाई देने लगा। कनख्त का मांस श्राप से कमजोर हो गया था, जिससे स्वप्न श्राप उसकी चेतना में तेजी से जड़ें जमा रहा था, जिससे वह और भी कमजोर हो गया। नेफ की ज्वाला से घिरा और सनी की शक्तियों के कपटी तालमेल से कमजोर होकर महान टाइटन एक दुष्चक्र में फंस गया। और एक बार ऐसा हुआ तो कोई रास्ता नहीं बचा। विशालकाय दुर्जन्य प्राणी, जो धीरे धीरे दक्षिण की ओर बढ़ रहा था, काले भालों की विनाशकारी वर्षा से पूरी तरह से गतिहीन हो गया। लाल मांस का सागर, जो अपनी भयावहता से सफेद लपटों की दीवार को दबाने की कोशिश कर रहा था, पीछे हटने लगा। तब तक द्वीप का उत्तरी भाग पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। जमीन चकनाचूर होकर चूर्ण विक्षत हो गई थी, फिर पिघलकर लावा बन गई और झील ने उसे निगल लिया। उबलती भाप और घूमती राख के धुंधले बादल बर्फीली बारिश में बह गए और खंडहरों के ऊपर गगनभेदी गड़गड़ाहट गूंज उठी, जबकि विशाल झरने दूर स्थित शाश्वत शहर को धूल में मिला रहे थे। छाया सेना ने तब तक अधिकांश बचे हुए प्रेतों को नष्ट कर दिया था, जिससे उसके चैंपियनों को कनाख्त के मांस के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने का मौका मिल गया। सेंट सबसे पहले पहुंची। उसने अपनी काली तलवार को शुद्ध अंधकार से बने एक विशाल धनुष में बदल दिया। फियन छाया से उठा और खुशी से सफेद लिप्टों की ऊंची दीवार में गोता लगाया। उसका फौलादी शरीर प्रज्वलित हो गया और उसने लहराते हुए मांस के घटते समुद्र पर अपनी नारकीय लपटें छोड़ दी। स्लेयर ने अपने गहरे जख्मों की परवाह न करते हुए लड़खड़ाते हुए ग्रेट टाइटन पर अपने धनुष की डोरी खींची। नेव ने अपनी आखिरी शक्ति का इस्तेमाल करके उस विशालकाय राक्षस के अंगों को नीली बर्फ के विशाल कांटों से छेद दिया। और अंत में जेट का सामना कनाख्त के बिखरे हुए टुकड़ों से पैदा हुए एक और दुर्जन्य प्राणी से हुआ, जिसने जादुई शूरिकेनों के तूफान से उसके मांस को चीर डाला। उनके संयुक्त हमले ने ग्रेट टाइटन की गति को धीमा कर दिया, फिर उसकी प्रगति को पूरी तरह से रोक दिया। मांस का लाल सागर पीछे धकेल दिया गया और भस्म हो गया, और तब तक घटता रहा जब तक कि वह पूरी तरह से गायब नहीं हो गया। केवल मांस का विशाल भयावह पर्वत ही बचा था, जो दुर्जन्य प्राणी का मुख्य वाहन था। नेफिस, सनी और उनके साथी उसे अकल्पनीय क्षति पहुंचाते रहे। संप्रभु, संतों और सर्वोच्च छायाओं की शक्ति उस पर विनाशकारी गिलोटिन की तरह उतरी और कनाख्त के मांस के विशाल शरीर को बार बार चीरती रही। ये सचमुच एक महान टाइटन को नष्ट करने लायक हमला था। सनी ने स्वयं को उनके भयानक शक्ति प्रदर्शन से भयभीत महसूस करते हुए पाया। और फिर भी ये संभव ही कैसे है? कनाख्त के मांस ने मरने से इनकार कर दिया। उसने पूरी तरह से घायल होने से भी इनकार कर दिया। उसका शरीर और आत्मा लगातार खुद को ठीक करते रहे, बिना किसी प्रत्यक्ष प्रभाव के अथाह दंड सहते रहे। ग्रेट टाइटन को चाहे कितनी भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया गया हो, जल्द ही वह पूरी तरह से सुरक्षित हो गया। वह जीवित रहा। और जब स्वप्न अभिशाप ने उसे गहरी अप्राकृतिक नींद की आगोश में खींच लिया, तब भी वह जीवित था। इस तरह शाश्वत शहर पर विजय प्राप्त की गई। कम से कम जो कुछ बचा था। 2714 समुद्र का रोष। ये पहली बार है
महल द्वीप के खंडहरों पर खड़ी नेफिस ने कनख्त के मांस की विशाल गतिहीन आकृति को देखा। उसने अपना पारलौकिक रूप त्याग दिया था और फिर से मानव बन गई थी। उसकी आंखें धुंधली और थकी हुई थीं और उनमें जलती हुई श्वेत लपटें अब बुझ चुकी थीं। हालांकि मलबे पर नाचती आग अभी भी उनकी सुंदर धूसर गहराई में प्रतिबिंबित हो रही थी, इसलिए उनकी चमक पहले जैसी नहीं थी। महान टाइटन सो रहा था। वह राख और पिघले हुए लावा के बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था। सनी और नेफिस कुछ दूरी पर अपने साथियों से घिरे खड़े थे। उन्होंने उस विशालकाय दुर्लभ प्राणी को नष्ट करने में अपना सब कुछ झोंक दिया था, लेकिन सब व्यर्थ गया। अंततः पूरी तरह थक जाने के बाद वे रुक गए। नेफिस ने मुड़कर सनी की ओर देखा। मैं अब तक किसी ऐसे दुर्लभ प्राणी से नहीं मिला जिसे मैं हरा तो सकता था, लेकिन मार नहीं सकता था। सनी ने अजीब भाव से सोते हुए टाइटन को देखा। हाँ, सचमुच। उसका मन अभी भी उस भयावह टकराव के बाद के घटनाक्रम में उलझा हुआ था। शाश्वत शहर की घेराबंदी, महल द्वीप की ओर बेकाबू दौड़, डचमैन और उसके भूत बेड़े के खिलाफ मोर्चा और अंततः कनाख्त के मांस के खिलाफ लड़ाई। ये सब इतनी जल्दी और इतनी तेजी से एक के बाद एक घटित हुआ था। इसलिए वह ये स्वीकार करने में असफल रहे कि क्या हुआ था और यह कि सब कुछ समाप्त हो चुका था। मुझे नहीं लगता कि मैं भी कभी इस स्थिति में रहा हूं। ये वाकई बेतुका था। आमतौर पर युद्ध तब समाप्त होता था जब दुश्मन मर जाता था। दुश्मन को मारना जीत हासिल करने का पर्याय था। बेशक रक्तहीन जीत हासिल की जा सकती थी, लेकिन एक घृणित प्राणी को हराने के बाद भी उसे न मार पाना एक अजीबोगरीब नवीनता थी। सनी ने चुपचाप कनखत के मांस को देखा। वह चीज अभी भी जीवित थी। ये स्वप्न अभिशाप द्वारा बंदी बना लिया गया था, लेकिन अब भी जबकि दुर्स्वप्न एक सर्वोच्च आतंक था, भयावह सपनों की भूलभुलैया एक महान टाइटन को अनिश्चित काल तक या यहाँ तक कि लंबे समय तक भी नहीं रोक सकती थी। वह भयानक दुर्स्वप्न प्राणी अंततः अपनी नींद से जागने वाला था। तो अब हम इसके साथ क्या करें? नेफिस कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाया, फिर दूर की ओर देखा। दूरी अब उतनी ज्यादा नहीं रही। शाश्वत नगरी के चारों ओर की दीवार ढह रही थी। दरअसल उसके विनाश की दर तेजी से बढ़ रही थी। अब तक अदृश्य गुंबद को बनाने वाले 1 दर्जन षड्भुज पल पलक झपकते ही गायब हो रहे थे और गहरे पानी के गर्जन वाले झरने छोड़ रहे थे। खंडहर का बाहरी घेरा पहले ही पानी में समा चुका था, इसलिए अब ऐसा लग रहा था मानो एक काली दीवार चारों तरफ से महल द्वीप को घेर रही हो, और जैसे जैसे वह करीब आ रही थी, दुनिया को मिटाती जा रही थी। भीतरी घेरा भी आधा गायब हो चुका था और कई षटकोणीय स्तंभ भी अशांत झील में गिर रहे थे। नेफिस ने एक शांत आह भरी। क्या हमें कुछ करने की जरूरत है? वह एक क्षण के लिए चुप रही। स्टॉर्मसी का भयानक भार जल्द ही सोए हुए टाइटन पर पड़ेगा। अगर एबोमिनेशन इस दबाव से बच भी गया, तो भी वह पूरी तरह से गतिहीन हो जाएगा। और अगर वह पूरे स्टॉर्मसी को अपने कंधों पर ढोने के बावजूद हिलने डुलने की क्षमता रखता भी है, तो भी उसे यहाँ से दूर पूर्व में पानी में बिखरे मानवगण कभी नहीं मिल पाएंगे। अगर ऐसा होता भी है तो दशकों बीत चुके होंगे। आखिरकार समुद्र विशाल है। दशकों बाद या तो हम उसे हमेशा के लिए परास्त करने लायक ताकतवर होंगे, या फिर मर जाएंगे। सनी ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। तो क्या आप सुझाव दे रहे हैं कि हम इसे छोड़ दें? उसने कनख्त के मांस के विशाल विशाल पिंड पर नजर डाली। नेफिस, जेट और नेव ने भी उस पर नजर डाली, जिसका मतलब था कि कैसी भी उसे देख रही थी। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। आखिरकार नाइटमेयर ने ही खामोशी तोड़ी। एक धीमी सी खर्राट भरी और सुलगती नफरत से खून से लथपथ मांस के पहाड़ को घूरा। नेफिस और सनी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और जेट भी अपनी सामान्य अवस्था में रही। हालांकि नेव और फींड उस भयावह डेस्ट्रियर की आवाज सुनकर सिहर उठे। ये देखते हुए कि फींड दर्जनों मीटर लंबा था, वह नजारा वाकई अद्भुत था। सनी ने अपना सिर हिलाया। मुझे लगता है कि उसकी आवाज बहते पानी की भयंकर गर्जना में डूब गई। उनके ऊपर गुंबद के कई विशाल हिस्से एक ही समय में गायब हो गए और अनगिनत टन झागदार पानी बहुत ऊंचाई से नीचे गिरा। जब पानी खंडहरों तक पहुंचा तो दुनिया हिल गई। झील के सबसे नजदीकी द्वीपों को तबाह कर दिया और पैलेस द्वीप के दक्षिणी छोर का अस्तित्व ही मिटा दिया। इस बार नुकसान सिर्फ उन द्वीपों तक ही सीमित नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे शाश्वत नगर की नींव अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई हो और एक बहरा कर देने वाली आवाज के साथ टूट रही हो। बचे हुए कई द्वीप उफनती नहरों में ढह गए, जिससे पता चल गया कि विशाल दरारें कहाँ छिपी थीं। ये दरारें टूटने के बिंदु से बाहर की ओर फैल गईं और उनमें से ज्यादातर महल द्वीप पर आकर मिल गईं। पैलेस द्वीप भी ध्वस्त हो गया। बकवास। अचानक सनी को एहसास हुआ कि कनाख्त का मांस असली समस्या नहीं था। महान टाइटन
पराजित हो चुका था, इसलिए अगर वे उसे मार भी नहीं पाए तो वह सब अतीत की बात हो चुकी थी। उनके सामने वर्तमान खतरा स्वयं अनंतनगर था, उसे तोड़कर अब उन्हें उसके विनाश से बचना था। कनाख्त के मांस से कैसे निपटना है, इसका निर्णय उनके लिए किया जा चुका था। अब भागने का समय आ गया है। जैसे ही उनके पैरों तले जमीन खुली, नेफिस ने फिर से अपने पंख फड़फड़ाए। सनी ने जेट और नेव को पकड़ लिया और उन्हें परछाई से बाहर खींच लिया। एक क्षण बाद वे डार्क कैसल की दीवारों पर दिखाई दिए। यह एक गहरी खाई के किनारे पर एक तरफ भारी झुकी हुई अस्थिर सी खड़ी थी। नीचे गहरी दरार का अंधेरा विस्तार तेजी से झागदार पानी से भर रहा था। इसे अनदेखा करते हुए सनी ने अपने साथियों को चेन ब्रेकर की सुंदर आकृति की ओर धकेल दिया। उसने पहले मुस्कुराया, फिर गंभीरता से मुस्कुराया। मेरे साथी खजाना खोजियो, मैं इटर्नल सिटी अभियान के समापन की घोषणा करता हूँ। यह एक शानदार सफलता रही। इस मजेदार और थोड़े मनोरंजक साहसिक कार्य में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। आप दोनों ने शानदार प्रदर्शन किया। अब हमें बस इस डूबते हुए नरक से जिंदा बच निकलने की जरूरत है। नेव ने उसे चौंक कर देखा। क्या? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, सनी ने कैसी की ओर इशारा किया, जो पहले से ही चेन ब्रेकर के डेक पर उतर रही थी। उसके पीछे चलो, मैं जितनी जल्दी हो सके तुम्हारे साथ आ जाऊंगा। अगर मैं आ सका, किसी भी हालत में जाओ। एक नज़र पीछे मुड़कर यह सुनिश्चित करते हुए कि नेफिस पहले ही आइवरी द्वीप पर चढ़ चुका है, सनी ने उन्हें एक बार फिर धक्का दिया और फिर से परछाई में कदम रखा। जैसे ही वह उनसे दूर गया, उसकी नज़र अपने जले हुए अवतार पर पड़ी, जो तबाही के बीच अभी भी नाइटवॉकर की भटकती परछाई को उसके मालिक से जोड़ रहा था। अरे मूर्ख, तुम्हें इतना समय क्यों लग रहा है? उसकी आकृति 4 समान अवतारों में विभाजित हो गई, जिनमें से प्रत्येक 5वें अवतार को समान आक्रोश से घूर रहा था। तुम इतने धीमे क्यों हो, कमीने? जब आप इधर उधर भटक रहे थे, तब हमने एक संपूर्ण रेत बेड़े और एक महान टाइटन को पराजित कर दिया है। क्या बकवास है? क्या तुम ये सारा पानी देख रहे हो? हमें पानी से नफरत है। जैसे जैसे गुंबद का और हिस्सा ढहता गया, एक भयावह बाढ़ सी फैलती गई। सनी ने दांत पीसते हुए अपने दूसरे अवतारों की ओर उबलते हुए गुस्से से देखा। चुप रहो, दुष्टों। वह एक क्षण के लिए रुका और फिर गुर्राया, चूंकि तुम पहले से ही यहाँ हो, तो एक सुई उठाओ और मदद करो। 2715 टाँके में सनी ज्यादातर काम पहले ही कर चुका था, लेकिन वह थक चुका था। उसकी इच्छाशक्ति क्षीण हो चुकी थी। जैसा कि पता चला, विश्राम के दानव द्वारा किए गए विच्छेदन को पूर्ववत करना शून्य कक्ष को तोड़ने से कहीं ज्यादा मुश्किल था। शायद इसलिए क्योंकि इस बार प्राचीन दानव ने ही एक जीवित प्राणी और उसकी परछाई के बीच के बंधन को नष्ट किया था, जबकि सनी उसे फिर से बनाने के लिए जिम्मेदार था। चीजों को तोड़ना हमेशा उन्हें बनाने से ज्यादा आसान था। धत्तेरी की अपनी ताकत जुटाकर सनी ने दुनिया को झुकने पर मजबूर कर दिया, अपनी इच्छा के अनुसार उसे नया आकार दिया, एक एक सिलाई करके। उसके बाकी 4 अवतार भी शामिल हो गए, जिससे ये प्रक्रिया और तेज हो गई। उन्होंने छायाओं से जो सुइयां प्रकट की, वे सर्वोच्च उपकरणों से अलग नहीं थीं, फिर भी वे वीवर की सुई से कहीं कमतर थीं, एक ऐसा उपकरण जो नेदर द्वारा बनाया गया था और वीवर के खून में नहाया हुआ था, जिसमें कोई जादू नहीं था, लेकिन रहस्यमय शक्ति थी। इसलिए चीजें अभी भी सनी की अपेक्षा से धीमी गति से चल रही थीं। उनके चारों ओर शाश्वत नगरी मृत्यु के कगार पर थी। नाइटवॉकर ने सनी के 5 समान अवतारों का कुछ देर तक अध्ययन किया, फिर चारों ओर देखा। पागल कमीने, तुमने सचमुच ऐसा किया? तुमने शाश्वत शहर को नष्ट कर दिया। गहरे पानी की दीवार पहले से ही झील पर अतिक्रमण कर रही थी। महल द्वीप का दक्षिणी विस्तार मिट चुका था और गुंबद का एक बड़ा हिस्सा धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा था। गिरते पानी की गगनभेदी गर्जना और नीचे गिरते खंभों की गड़गड़ाहट से दुनिया कांप उठी। सनी ने उसे एक नजर देखा और मुस्कुरा दिया। जरूर, मैंने कहा था ना, आखिरकार। और मैं दुनिया का सबसे ईमानदार इंसान हूँ। असल में 2 दुनियाओं में 7 सबसे ईमानदार लोग। क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं? नाइटवॉकर ने दर्द से मुंह बनाते हुए जबरदस्ती हंसी निकाली। फिर उसने ऊपर देखा। वह उड़ने वाला जहाज जा रहा है। सनी ने सिर हिलाया। अच्छा, मैंने उन्हें जाने के लिए कहा। उनके पीछे एक तेज गड़गड़ाहट जैसी आवाज आए। द्वीप की नींव लगातार ढहती रही और दांतेदार धातु का वह असंभव सा भारी गोला एक खाई में गिर पड़ा। सनी ने उसे पछतावे से लुढ़कते देखा, फिर मन ही मन कोसा और अपने एक अवतार को उसके पीछे भेज दिया। जल्द ही वह उसके आत्मिक सागर में पहुंच गया। मान लिया कि उसे वहां ले जाने से उसके लगभग असीम सत्व भंडार लगभग समाप्त हो गए।
हालांकि वह अपना सत्व वापस पा सकता था। इस बीच इस अजीबोगरीब ट्रॉफी को गंवाने का गम उसे हमेशा के लिए सालता रहता। नाइटवॉकर ने चेन ब्रेकर को उड़ते हुए देखकर जरा भी चिंता नहीं दिखाई। दरअसल उसके युवा चेहरे पर फिर से वही भाव आ गए जो हमेशा की तरह दूर दूर तक दिखाई देते थे। उसने दर्द से परेशान होने का नाटक भी बंद कर दिया था। अनंतनगर में दशकों तक लड़ते और मरते रहने के बाद शायद ऐसा कोई दर्द नहीं था जो उसे प्रभावित कर सके। उड़ता हुआ द्वीप गतिमान है। सनी ने आइवरी द्वीप पर एक त्वरित नजर डाली, फिर अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया। अच्छा, वे कोई समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं। नाइटवॉकर कुछ क्षणों के लिए चुप रहा, उसे एक अंधेरे और अलग तरह के मनोरंजन के साथ देख रहा था। अंततः उन्होंने शांत स्वर में जिज्ञासा के साथ पूछा, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? सनी कुछ क्षण के लिए रुकी, फिर सिलाई जारी रखी। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हताश हूं। उसकी आवाज भारी और गमगीन थी। शायद आपको पता न हो क्योंकि आप दशकों से यहां फंसे हुए हैं, लेकिन दुनिया बिखर रही है। स्वप्न लोक पृथ्वी को निगलने की प्रक्रिया में है और उस शापित दुनिया के पतित देवता हलचल मचा रहे हैं। शापित दुर्स्वप्न प्राणी, अपवित्र दुर्स्वप्न प्राणी और साथ ही कमतर श्रेणी के अनगिनत दुर्स्वप्न प्राणी, ये सभी बहुत जल्द ज्वार की तरह मानव बस्तियों को बहा ले जाएंगे। सनी ने एक और टाँका लगाया। तो अगर हम दुनिया के अंत से पहले मानवता को फिर से बसाने में कामयाब भी हो जाएं, तो भी देर सबेर इसका सफाया हो ही जाएगा। जब तक कि यह नए देवताओं को जन्म न दे। इसका मतलब है कि हम में से कुछ को पांचवें दुर्स्वप्न को चुनौती देनी होगी, साथ ही छठे दुर्स्वप्न को भी। इसका मतलब है कि मानवता के सबसे मजबूत चैंपियन या तो सीड्स के अंदर मर जाएंगे या लंबे समय के लिए गायब हो जाएंगे। मैं भी। ओह, सनी लगभग जम गया। तो क्या हुआ? मैं समझ गया। ये शब्द कहते समय उसे अचानक कुछ एहसास हुआ। ये तथ्य था कि उन्होंने स्वयं को उन लोगों में शामिल करने में संकोच नहीं किया था जो दुर्स्वप्नों को चुनौती देंगे। वह लंबे समय से दुर्स्वप्न जादू के क्रूर आलिंगन में वापस लौटने के निर्णय से जूझ रहा था। लेकिन रास्ते में कहीं, शायद एरियल गेम के ठंडे विस्तार में, शायद मिराज सिटी की गंदी सड़कों पर, या संभवतः यहाँ रिपोज के डूबे हुए नरक में, ऐसा लग रहा था कि उसने बिना सोचे समझे ही यह निर्णय ले लिया था। सनी ने पहले ही अपने भाग्य को पुनः प्राप्त करने का निर्णय कर लिया था। एक बार फिर भाग्य से बंध जाने का। बस इस बार कोई उसे जंजीरों में नहीं डाल रहा था, बल्कि वह उन्हें स्वीकार करने का चुनाव कर रहा था, और शायद इसी बात ने सारा फर्क डाल दिया। वह स्वतंत्रता के स्थान पर कर्तव्य, स्वाधीनता के स्थान पर विश्वास, स्वार्थ के स्थान पर उत्तरदायित्व को चुन रहे थे। वह अब और भुलाया नहीं जाना चाहता था। वह अब और अनाथ साया नहीं बनना चाहता था। आखिरकार यह एक भयानक बात थी कि एक छाया बिना किसी प्रभाव के इधर उधर घूम रही थी। अच्छा, कुछ ऐसा ही। सनी ने कड़वाहट से मुस्कुराया, कुछ क्षणों के लिए चुप रहा और फिर ऊपर गुंबद की ओर देखा। दुनिया शाश्वत शहर से बहुत अलग नहीं है, ये बिखर रही है। उन्होंने शेष बचे षटभुजों में से एक की ओर इशारा किया। वह मैं हूं। उसकी उंगली थोड़ी सी हिली। ये नेफिस है। कैसी, जेट, एफी, काय, मॉर्गन, सेशान और उसकी बहनें, हाउस ऑफ नाइट, सेंट टायरिस और सेंट रोआन, वेक ऑफ रूइन, और अनगिनत, लेकिन अंत में इतने ज्यादा नहीं। सनी ने नाइटवॉकर को गंभीरता से देखा। तो अगर मुझे एक और षटभुज मिल जाए, और वो भी एक शानदार, तो तुम निश्चिंत रहो कि मैं उसे पालूंगा। अब चुप रहो और मुझे काम करने दो। जिस षटभुज की ओर उसने इशारा किया था, वह उसी समय गायब हो गया, जिससे पानी का एक और स्तंभ निकला जो पहले इस द्वीप पर गिरा और उसके किनारों को चकनाचूर कर दिया। कुछ और भी गायब हो गए, और गहरे पानी की दीवार ने झील के बाहरी हिस्से को निगल लिया। नाइटवॉकर खांसने लगा। ठीक है, मुझे लगता है मैं समझ गया, लेकिन क्या हम थोड़ा ज्यादा नजदीक नहीं आ रहे हैं? सनी मुस्कुराया। समस्या क्या है? आप जगह को मोड़ सकते हैं और मैं परछाइयों के बीच चल सकता हूं। ओह, मैं उड़ भी सकता हूं। मुझे पूरा यकीन है कि हम इसे कर लेंगे। तभी ड्रीम गेट की चमकीली दरार ने आइवरी द्वीप के सामने अंधेरे आसमान को चीर दिया, और उसी क्षण सनी ने आखिरी टाँका लगाया। सनी ने धीरे से अपने हाथ नीचे किए और देखा कि नाइटवॉकर की परछाई अपनी जगह पर बनी हुई है और उसकी आकृति से पूरी तरह चिपकी हुई है। पूर्व अमर को देखते हुए सनी मुस्कुराया। देखो, मैंने तुम्हें मौत दे दी है नाइटवॉकर, तो अब भागने का अच्छा समय होगा। 2716 ग्रैंड एस्केप। शाश्वत नगर, जो पहले विशाल और फैला हुआ था, अब सिकुड़कर झील के एक संकरे हिस्से और महल द्वीप के टूटे फूटे अवशेषों में सिमट गया था।
महल भी चला गया था और शाश्वत नगर भी अब शाश्वत नहीं रहा। अब कोई भी नाम उपयुक्त नहीं था। अलंकृत इमारतें, चांदी के पेड़ों के विशाल उपवन और शानदार चौक पहले मलबे में तब्दील हो गए थे, फिर तूफानी तूफान के प्रचंड बहाव में धूल में बदल गए और बह गए। केवल काले कांच की बेदाग सतह बची थी जो अनंत तक फैली हुई थी, और वह चमकता हुआ लाइटहाउस जो पानी में डूबे होने के बावजूद भी चमक रहा था। सनी को शक था कि कोई फिर कभी वहां पहुंच पाएगा, लेकिन फिर भी भविष्य अप्रत्याशित था। गुंबद के अवशेष ढह रहे थे, बस कुछ ही मिनट बचे थे कि वह पूरी तरह से गायब हो जाए। शायद कुछ सेकंड, इसलिए उसे जल्दी करनी पड़ी। जैसे ही आखिरी टांका लगा, सनी के पांचों अवतार एक हो गए। उसने अपनी परछाइयों को पहले ही विदा कर दिया था। कठपुतली चलाने वाले की विशाल आकृति डार्क कैसल के ऊपर से गायब हो गई थी, और डार्क कैसल भी गायब हो गया था। छाया सेना उसकी आत्मा के विशाल प्रकाशहीन विस्तार में वापस लौट गई थी। बस अब आइवरी द्वीप तक पहुंचना बाकी था, इससे पहले कि वह ड्रीम गेट में गोता लगा दे। ऊपर देखते हुए सनी ने एक कदम बढ़ाया और आशा के टॉवर की परछाई से बाहर निकल आया। उसी समय नाइटवॉकर ने मुड़ी हुई जगह पर एक कदम रखा और उसके बगल में पन्ने जैसी घास पर प्रकट हुआ। हाउस ऑफ नाइट के प्रसिद्ध संस्थापक ने उदासीन भाव से चारों ओर देखा और समान स्वर में पूछा, ये स्थान वास्तव में क्या है? सनी ने मृत अजगर की खोपड़ी को देखा जो खाली आंखों से उन्हें घूर रहा था। हाथी दांत का टॉवर, इसे एक अलग डेमोन ने बनाया था। चेन ब्रेकर पहले से ही छोटी झील के शांत पानी पर आराम कर रहा था। उसके पार स्वप्न द्वार का शुद्ध श्वेत गर्त और नजदीक आ रहा था, धीरे धीरे तबाह हो चुके शाश्वत शहर को ढक रहा था। चारों ओर से गहरे पानी के ऊंचे स्तंभ उन्हें घेरे हुए थे और उनके ऊपर अदृश्य गुंबद का आखिरी हिस्सा स्टॉम्सी के अकल्पनीय भार से ढह रहा था। नाइटवॉकर ने आगे देखा, कुछ सेकंड चुप रहा और फिर धीमे स्वर में बोला, तो मैं सचमुच इस जगह को छोड़ रहा हूं। आखिरकार उसने एक लंबी आह भरी, फिर मंद मंद मुस्कुराया। नीचे देखते हुए उसने कनख्त के मांस के राक्षसी रूप का अध्ययन किया जो धीरे धीरे नीचे बढ़ते पानी में डूब रहा था। और हम सचमुच उस चीज को बिना मारे ही पीछे छोड़ रहे हैं। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। सनी ने भी नीचे देखा। उसका चेहरा थोड़ा खट्टा हो गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट। हाँ, अब मेरी हत्या सूची में 2 महान टाइटन्स हैं। चिंता मत करो, मैं देर सवेर उन तक पहुंच जाऊंगा। वह हमेशा ऐसा ही करता था। सनी ने मुंह मोड़ लिया, ये जानते हुए कि इस समय कनाख्त के मांस के बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है। इसके बजाय उसने अपने चारों ओर साया इकट्ठा करना शुरू कर दिया ताकि जरूरत पड़ने पर आइवरी द्वीप को उनके घेरे में घेर सके। यह अभी भी स्पष्ट नहीं था कि वे अनंत शहर से बच निकल पाएंगे या नहीं, इससे पहले कि उसका गुंबद पूरी तरह से गायब हो जाए। वास्तव में द्वीप उसी समय डगमगा गया तथा अचानक उसके मार्ग में आने वाले काले पानी के प्रचंड झरने से बचने के लिए एक ओर मुड़ गया। नाइटवॉकर ने आह भरी, फिर चेन ब्रेकर की ओर देखा। मैं अब जहाज पर जाना चाहता हूं। उसने एक और कदम बढ़ाया और सीधे उस पुराने जहाज के डेक पर उतर गया। सनी भी उसके पीछे पीछे गया। नेफिस, कैसी, जेट और नेव वहां इकट्ठे थे। जहाज को चलाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन नेफिस का ध्यान आइवरी द्वीप पर नियंत्रण रखने पर था। बाकी 3 उसके पीछे थे। जब सनी और नाइटवॉकर प्रकट हुए तो उन सभी ने राहत भरी सांस ली। जेट, जो डेक पर बैठा था और रेलिंग के सहारे टिका हुआ था, आलस से मुस्कुराया। ओह, तुम वापस आ गए। अच्छा, मुझे लगा था कि तुमने तैरने का फैसला किया है। सनी ने उसे लंबी नजर से देखा। नहीं धन्यवाद। नेव नाइटवॉकर की ओर मुड़ी और उसे धीमी नजर से घूरती रही, लेकिन कुछ नहीं बोली। कैसी भी चुप रही। कोई कुछ नहीं बोला। वह पास आते हुए ड्रीम गेट को गौर से देख रही थी। तब तक अनंत नगर लगभग पूरी तरह से लुप्त हो चुका था। कनख्त के मांस का वह विचित्र पिंड लहरों के नीचे गायब हो गया था, और वह स्थान जहां सनी नाइटवॉकर और उसकी परछाई को एक साथ सिल रहा था, पानी के एक खंभे से कुचल गया था। हर पल आइवरी द्वीप के चारों ओर और अधिक स्तंभ गिरते जा रहे थे, मानो उन्हें गेट की विशाल सफेद दरार तक पहुंचने से रोकने के लिए प्रयासरत हो। सनी अपनी जिंदगी में कई बड़ी मुसीबतों से बच निकला था, माना कि इस तरह की विनाशकारी घटनाएं कम ही होती हैं। फिर भी उसे यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि वे सचमुच अनंत शहर से बच निकलेंगे। और फिर भी अंत में उन्होंने किया। आइवरी द्वीप बिना किसी नुकसान के स्वप्न द्वार तक पहुंच गया। उसका किनारा धीरे धीरे उस चकाचौंध कर देने वाली चमक में समा गया और एक अछूती सफेद दीवार मानो उसे अस्तित्व से मिटा देती। जैसे ही उड़ता हुआ द्वीप गेट से गुजरा, दीवार करीब आ गई और फिर सनी और उसके साथियों को निगल गई।
उसने कुछ सेकंड पहले ही अपनी आंखें बंद कर ली थीं, इसलिए वह परिवर्तन का वास्तविक सेकंड नहीं देख पाया। लेकिन उसने यह महसूस किया, उन पर बरस रही बारिश अचानक गायब हो गई। एक गर्म हवा उसके चेहरे को सहला रही थी। मरते हुए शहर की दर्दनाक आवाजों की जगह आनंदमय सन्नाटा छा गया, और अथाह गहराइयों के अंधेरे की जगह कोमल धूप ने ले ली। सनी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। नीले आकाश ने उनका स्वागत किया। हमने इसे बनाया। आइवरी द्वीप आंसुओं की नदी के बेसिन के सबसे दक्षिणी क्षेत्र के ऊपर लहरा रहा था। नदी स्वयं नीचे एक जीवंत परिदृश्य में पूर्ण और विशाल होकर घूम रही थी। नाइट गार्डन अपने बहते पानी पर आराम कर रहा था। उसके डेक अनगिनत लोगों से भरे हुए थे। धूप से दूर लंबे समय तक रहने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे वे सभी जीवित जहाज के विशाल गुफाओं से बाहर निकल आए हों। उनमें से कई लोग अब आकाश की ओर इशारा कर रहे थे, आइवरी टॉवर के दिखने से उत्साहित थे। स्वप्न द्वार बंद हो गया, जिससे इस भूमि और शाश्वत शहर के बीच का संबंध टूट गया। अब अभियान सचमुच खत्म हो गया था। सनी ने धीरे से सांस छोड़ी। वे सुरक्षित थे। नाइटवॉकर ने गहरी सांस ली और ऊपर देखा। उसके चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आ गई। आह, सूरज! मैंने सच में नहीं सोचा था कि मैं इसे फिर कभी देख पाऊंगा। आखिरी बार सनी की ओर मुड़कर उसने हल्का सा झुककर कहा, शुक्रिया, इसका मतलब तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा है। सनी ने भौहें चढ़ाईं। आखिरी बार? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आप इसे कई बार देखेंगे, शायद इतनी बार कि आप इससे ऊब जाएंगे। नाइटवॉकर एक क्षण के लिए रुका, फिर धीरे से अपना सिर हिलाया। मुझे डर है कि यह उस तरह से काम नहीं करता है। तभी अचानक उसके गाल पर एक लंबा घाव दिखाई दिया, जो खून से सूज गया था। सनी उसे हक्का बक्का होकर देखता रहा। क्या ये कट कहां से आया? उन पर किसी ने हमला नहीं किया था। नाइटवॉकर नेवे की ओर मुड़ा, मानो कुछ कहना चाहता हो, लेकिन जब तक वह वहां पहुंचा, उसके शरीर पर 2 और दांतेदार घाव उभर आए। नाइटवॉकर, ये क्या हो रहा है? पिताजी! वह लड़खड़ाकर घुटनों के बल गिर पड़ा और धीमी सी कराह निकली। नहीं, कुछ नहीं, ये तो बस मृत्यु है। ये आपको जकड़ लेती है। उसके शरीर पर अनगिनत जख्म उभर आए थे। सनी को आखिरकार एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। अनंत नगरी अभी भी अपने बंदी पर अपने पंजे जमाए हुए थी। नाइटवॉकर ने अपनी परछाई वापस पा ली होगी और वे बच भी गए होंगे, लेकिन इससे अतीत मिट नहीं गया। तो दशकों से उसे मिले हर जख्म अब उसे जकड़ रहे थे। ठीक है। उसकी हड्डियां भयंकर आवाज के साथ टूट गईं और उसका मांस फट गया। वह मर रहा था। वह 1000 बार मरने वाला था, जब तक कि उसके शरीर में हड्डियों के बिखरे हुए टुकड़े और बहते हुए खून के समुद्र के अलावा कुछ नहीं बचा। आह, ये तो खुशी की बात है। मैं हमेशा सोचता था मैं जहाज के डेक पर मर जाऊंगा। सनी वहीं जमी खड़ी रही। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने जो कुछ भी किया है उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। ... सौभाग्य से नेफिस बिल्कुल भी जमी नहीं थी। नाइटवॉकर के पास आकर उसने उसके कंधों पर हाथ रखे और नीचे देखा। लेकिन इस जहाज पर मत मरना। उसकी त्वचा पर एक कोमल चमक छा गई और नाइटवॉकर के शरीर के भयानक घाव भरने लगे, और उनकी जगह नए लोग प्रकट हो गए। उसका शरीर क्षत विक्षत, विकृत और नष्ट हो गया था। उसकी खाल उधेड़ दी गई थी, उसका मांस नोच लिया गया था। उसके अंग फट गए थे या अलग कर दिए गए थे, और उसकी आंखें निकाल ली गई थीं। चाहे नाइटवॉकर को दर्द की कितनी भी आदत क्यों न हो, वह चीखने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि नेफ की लेप्टो ने उसे उसी गति से ठीक किया जिस गति से वह स्थगित मृत्यु के ब्लेडों से नष्ट और क्षत विक्षत हो रहा था। अंत में नाइटवॉकर का शरीर पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े हो गया, और फिर भी नेफिस की ज्वाला ने उस क्षति को भी ठीक कर दिया। आओ आओ, सनी को पता ही नहीं चला कि उसने कब अपनी सांस रोक ली थी। कौन जीतने वाला था, संसार के नियम या नेफिस? सहज रूप में अंत में नेफिस जीत गया। नाइटवॉकर बच गया। वह अंततः अनंत शहर से बच निकला, और बाकी लोग भी उसके साथ भाग निकले। 2717 रूइन रेड। आंसुओं की नदी इतनी विशाल थी कि वह असीम प्रतीत होती थी, स्वप्न लोक के अनेक क्षेत्रों में बहती हुई। वास्तव में यह अपने आप में एक स्वतंत्र क्षेत्र था, अपने विचित्र रहस्यों के संग्रह और एक फलते फूलते पारिस्थितिकी तंत्र से परिपूर्ण। एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र जो इस खतरनाक दुनिया के भयावह विस्तार में बाकी सब चीजों की तरह घातक था, लेकिन फिर भी फल फूल रहा था। यह विशाल नदी मूनरिवर मैदान के विशाल जलप्रपात वीपिंग गॉडेस से उत्पन्न हुई थी, जबकि इसका मुहाना दक्षिण में स्टॉम्सी के धुंधले तटों पर स्थित था।
ये सोन क्षेत्र के गढ़ शहरों को जोड़ने वाले एक विशाल जलमार्ग के रूप में कार्य करती थी, और अब जब ये शहर तेजी से फैल रहे थे तो इसकी महत्वपूर्ण भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई थी। पूर्व के योद्धा व्यापारियों के कारवां की तरह पश्चिम के गढ़वाले जहाजों ने ही आंसुओं की नदी के बेसिन में बिखरे शहरों को सभ्यता का रूप दिया। ये जर्जर, विशाल, भारी बख्तरबंद जहाज खतरनाक पानी के पार माल, संसाधन, लोग और जानकारी ले जाते थे। हालांकि उस समय आंसू नदी पर चल रहे विशाल जहाज जितना भयावह और भव्य कोई नहीं था। नाइट गार्डन धारा के साथ बहता हुआ दक्षिण की ओर बढ़ रहा था। कुछ दिन पहले ही वह अपनी अंधेरी गहराइयों से निकलकर स्टॉम्सी की ओर लौट रहा था। आइवरी द्वीप उसके ऊपर आकाश में सरक रहा था, मानो ग्रेट सिटाडल को घर ले जा रहा हो। जेट उस समय अपने बगीचे में था और अजीब भाव से चारों ओर देख रहा था। उसके लगाए पवित्र वृक्ष कुछ ही दिनों में काफी बढ़ गए थे, उनकी शाखाएं सुनहरे फलों से लद गई थीं। उनके बीच रंग बिरंगे रत्नों जैसे अनगिनत फूल खिले हुए थे, जबकि सजावटी झाड़ियां ऊंची और जंगली हो गई थीं। उद्धरण चिन्ह ... क्या मुझे माली रखने की जरूरत है? उसका स्वर थोड़ा परेशान था। उसी समय एक काला कौवा आसमान से गिरा और उसके कंधे पर बैठ गया। जेट, उसने पक्षी की ओर देखा और भौहें उठाईं। हाँ क्या? कौवे ने उसके गाल पर चोंच मारी। फल। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। उनके बारे में क्या? तभी एक दूसरा कौवा नीचे उतरा और उसके दूसरे कंधे पर बैठ गया। क्या मतलब है तुम्हारा, उनके बारे में क्या? वो तो पवित्र फल है ना। इतना तो तुम्हें कुछ देर के लिए सार देने के लिए काफी होगा। आह, लानत है, ये क्या बकवास है? जेट चौंकी और लड़खड़ाकर दूर जा गिरी, जिससे दूसरा कौवा उसके कंधे से टकरा गया। कौवा हवा में उछलकर एक पेड़ के तने से टकराया और दयनीय हालत में जमीन पर गिर पड़ा। वहां वह एक युवा व्यक्ति में बदल गया, जिसकी त्वचा पीली थी और बाल काले थे। वह जमीन पर बैठा था और आराम से पेड़ के सहारे टिका हुआ था। सनी मुस्कुराया। इस प्रतिक्रिया का क्या मतलब है? जेट ने उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखा। कब से? असल में भूल जाओ, कोई बात नहीं। उसने आह भरी, फिर हाथ बढ़ाकर एक सुनहरा फल तोड़ लिया। सनी के पास जाकर उसके पास बैठ गई और एक रसीला निवाला खाया। दोनों ने कुछ पल आराम से खामोशी से बिताए, नीले आसमान में बादलों को आते जाते देखते रहे। आखिरकार जेट ने कहा, लोग तब तक अपनी चीजों की कद्र नहीं करते जब तक कि वे उन्हें खो न दें। मैंने कभी आसमान पर कोई खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन इतना समय पानी के अंदर बिताने के बाद, हे भगवान, क्या ही मनमोहक नजारा था। मैं फिर कभी आसमान की गहराइयों में नहीं जाना चाहता। सनी मुस्कुराया। मैं भी नहीं। फिर भी सब कुछ बुरा तो नहीं था, है ना? हमने बहुत कुछ हासिल किया। जैसी कि उम्मीद थी, अनंत शहर का अभियान काफी घटनापूर्ण रहा। हालांकि सनी ने अमर घृणित प्राणियों की भीड़ के खिलाफ एक छोटे से युद्ध की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि लूट का माल भी उतना ही बड़ा था। सबसे पहले वे नाइट गार्डन के जीर्णोद्धार का कार्य शुरू करने में सफल रहे। सनी ने जेट को उत्सुकता भरी नजर से देखा। वैसे आपके जहाज में आखिर क्या बदला? वह कुछ देर तक चुप रही और उगे हुए बगीचे की ओर देखती रही। हम अभी भी इसका पता लगा रहे हैं, लेकिन आपने पहले ही कुछ बातों पर गौर किया होगा। स्थानीय मिट्टी हमेशा से ही अद्भुत रूप से उपजाऊ रही है, जिससे हमें साल में कई फसलें मिलती थीं। लेकिन अब ये पौष्टिक प्रभाव कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। ये वाकई अद्भुत है। सनी ने सिर हिलाया। उनके आसपास के पेड़ पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे हो गए थे और झाड़ियां बेकाबू लग रही थीं। पूरे टाइटैनिक जहाज पर भी यही हो रहा था। सब कुछ पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था, खिल रहा था और फल दे रहा था। सतह के देख जंगल जैसे लग रहे थे और नाइट गार्डन अब सचमुच अपने नाम के अनुरूप लग रहा था। जेट ने गहरी सांस ली। यहाँ वहाँ देशी पौधों की विभिन्न प्रजातियां कहीं से भी उगाई हैं। वे थोड़े अजीब हैं। उदाहरण के लिए, जलाशय में एक खास शैवाल ऑक्सीजन पैदा कर रहा है। और मेरा मतलब है कि यह सब अपने आप में है। ऐसा करने के लिए उसे सूरज या कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं है। कुछ अन्य प्रकार के शैवाल अन्य उपयोगी कार्य करते हैं। अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि नाइट गार्डन अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। ये किसी भी तरह के वातावरण में हजारों सालों तक तैर सकता है और उस पर सवार लोग तब भी आराम से रह सकते हैं। खैर, मेरा मतलब है, वे बुढ़ापे में मर जाएंगे, लेकिन वे बुढ़ापे में आराम से जीते और मरते। वह हंसी। जहाज के चारों ओर का संरक्षण और भी परिष्कृत और मजबूत हो गया है। सच कहूं तो हमें नहीं पता कि इसमें वास्तव में क्या बदला है, लेकिन ये बदलाव अविश्वसनीय रूप से गहरे लगते हैं।
ऐसा लगता है मानो नाइट गार्डन शून्य में गोता लगाने के लिए तैयार है। जेट एक क्षण के लिए रुका, फिर धीमे स्वर में बोला, क्या तुम्हें लगता है कि विश्राम के दानव ने इसे इसलिए बनाया था कि यह एक शून्य जहाज है? सनी कुछ देर तक हिचकिचाया। मुझे नहीं पता, हो सकता है कि शुरुआत में ऐसा न रहा हो, लेकिन हजारों सालों तक समुद्र और आसमान में भटकने और अस्तित्व की खोजबीन करने के बाद शायद वह इस बात को लेकर उत्सुक हो गई होगी कि उसके आगे क्या है। बेशक उसे शायद कभी इसकी खोजबीन का मौका ही नहीं मिला होगा। प्रलय युद्ध पहले हुआ था। जेट ने आह भरी, फिर सिर हिलाया। सच में? खैर, इसके अलावा नाइट गार्डन अब मुझे इन्हें पोर्टल्स कहते हैं, खोलने की अनुमति देता है। दरारें जो अंतरिक्ष में दो बिंदुओं को जोड़ती हैं। हालांकि मैं वास्तव में उस नए घटक का उपयोग नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा करने के लिए हमें पहले एक अलग नया फंक्शन समझना होगा। इसका नेविगेशन से कुछ लेना देना है, लेकिन कोई नहीं जानता कि यह कैसे काम करता है। इसलिए जब तक हम सीख नहीं लेते, मैं उन पोर्टल्स को केवल अपनी सीधी दृष्टि रेखा के भीतर ही खोल सकती हूँ। वह मुस्कुराए। इसमें कई छोटे मोटे बदलाव भी हैं, जैसे कि पतवार की मरम्मत जल्दी हो जाना वगैरह। मैं आपको बोर नहीं करूंगा। सनी पीछे झुकी और आसमान की ओर देखने लगी। नाइट गार्डन और भी मजबूत हो गया था। सिर्फ यही बात इस अभियान को सार्थक बनाती, लेकिन इसके अलावा और भी कई फायदे थे। सनी ने हिप्पोड्रोम में जो जादुई हथियार इकट्ठा किए थे, वे मानवता की शक्तियों को मजबूत करने वाले थे। विभिन्न जिलों से लूटी गई कलाकृतियां भी ऐसा ही करेगी। मार्वलस मिमिक गिरे हुए अमर प्राणियों के शरीरों को खाकर लगातार सार सिक्कों का उत्पादन कर रहा था। सनी छाया सेना को नियंत्रित करने के लिए कठपुतली का उपयोग करने में पारंगत हो गया था, जिससे उसकी अंधेरी सेना की ताकत में भारी वृद्धि हुई। नेव स्मृति के साथ लौटी थी और उसके पास तारों की रोशनी का एक भंडार था जो लोगों को तूफान देवता का वंश प्रदान कर सकता था। जेट ने उसके आत्मा केंद्र का आयतन काफी बढ़ा दिया था और दो शक्तिशाली आत्माओं को अपने मिस्ट ब्लेड में कैद कर लिया था। दुर्स्वप्न सर्वोच्च बन गया था। नेफिस अपनी पहलू विरासत की एक और शाखा में महारत हासिल करने के करीब पहुंच गई थी। नाइटवॉकर मानवता की गोद में लौट आया था, और सनी खुद। सनी को वीवर वंश का छठा टुकड़ा मिल गया था, एक बात जिसे वह अभी तक आत्मसात नहीं कर पाया था। 2718 फूलों का बगीचा। सनी ने पिछले कुछ दिनों में व्यस्त और अस्त व्यस्त स्क्रॉल का भार महसूस किया था। हफ्तों की अनुपस्थिति के बाद लाखों चीजें उसका ध्यान आकर्षित कर रही थीं। और फिर भी वह वीवर की इच्छा के उस पात्र के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया जो उसकी आत्मा की गहराई में नामहीन मंदिर की प्रतिकृति की वेदी पर पड़ा था। अब जब चीजें थोड़ी शांत हो गई थीं, तो वह अंततः इसका सामना कर सकता था। सनी काफी देर तक चुप रही, फिर मुस्कुराए और जेट की ओर देखने लगी। अच्छा, कैसा रहा छायाओं के स्वामी के साथ आपका व्यक्तिगत साहसिक अनुभव? क्या यही सब था जिसकी आपको उम्मीद थी? जेट हंस पड़ी, उसकी बर्फीली नीली आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। ओह, ये अविस्मरणीय था। एफी और काय झूठ नहीं बोल रहे थे। वह एक क्षण के लिए चुप हो गई, फिर कंधे उचकाते हुए बोली, मान लिया जाए कि यह उससे कहीं कम शिक्षाप्रद था जितना मैंने सोचा था। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने कुछ सीखा है। ऐसा लगता है जैसे मैंने कोई परीक्षा पास कर ली हो। सनी ने अपनी नाक की नोक खुजाई। खैर, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं लगता कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी एक भी परीक्षा दी है। मैं ये भी नहीं मानूंगा कि मुझमें कुख्यात सोल रीपर जेट को सबक सिखाने की क्षमता है। जेट मुस्कुराया, फिर दूसरी ओर देखने लगा। आप कैसे हैं? सनी ने भौहें उठाईं। मेरा क्या? उसने उसकी ओर देखा और कंधे उचका दिए। तुमने कहा था कि ये भ्रमण हमें चौथे दुर्स्वप्न के लिए तैयार करने के लिए थे, लेकिन मुझे तो ऐसा लगा जैसे तुम अपने ही उत्तर खोज रही हो। तो क्या तुम्हें वे उत्तर मिल गए? सनी कुछ पलों तक उसे घूरता रहा, फिर एक हल्की सी हंसी के साथ मुंह फेर लिया। आह, हमेशा की तरह समझदार होता है। हाँ, मुझे वो जवाब मिल ही गया जिसकी तलाश मैं संत बनने के बाद से कर रहा था। शायद उससे भी पहले से। वैसे इसके लिए शुक्रिया। ऐसा क्यों था कि जब भी उसे सलाह की सख्त जरूरत होती, जेट उसे अपनी मेहनत से अर्जित ज्ञान बांटने के लिए हमेशा मौजूद रहता था। सनी को सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे शुक्रिया अदा करे। और फिर उसे पता भी नहीं था या याद भी नहीं था कि वह उसे किस बात के लिए शुक्रिया अदा कर रहा था। तो कोई मतलब ही नहीं था अभी के लिए। ओह, सनी कुछ देर तक बिना हिले डुले खड़ा रहा, इस एहसास में डूबा रहा कि वह उसकी याद न कर पाने की असमर्थता को एक अस्थायी तकलीफ समझने लगा था। और वह भी जल्द ही ठीक हो जाएगी।
यही बात बाकी सभी के लिए भी लागू हुई। ऐसा लगा जैसे उसे सुरंग के अंत में प्रकाश दिखाई दे गया हो। जेट मुस्कुराया और जमीन से उठ खड़ा हुआ। मुझे यकीन नहीं है कि मैंने क्या किया, लेकिन मुझे खुशी है कि इससे मदद मिली। हम बाहरी इलाकों के चूहों को एक साथ रहना चाहिए, है ना? आखिरकार हम में से ज्यादा लोग बचे नहीं हैं, और चूंकि बाहरी इलाके लगभग खत्म हो चुके हैं, इसलिए और कभी नहीं बचेंगे। हम एक विलुप्त होती प्रजाति हैं। उसने भावशून्य भाव से उसकी ओर देखा, फिर कहा, खैर, हमारे मामले में मुझे लगता है कि हम एक मृत प्रजाति हैं। लेकिन जो भी हो, ये कहकर वह खिलखिलाकर हंसी और चली गई। अगर कभी जरूरत पड़े तो फिर से मुझे ढूंढ लेना, सायों के स्वामी। तुम्हारे साथ नर्क की तरह पेश आ रही हूं। आह, अजीब सा मजा आ रहा था, मानो चीजें ऐसी ही होनी चाहिए। सनी ने दूर से उसे जाते हुए देखा। जब वह चली गई तो उसने नीचे देखा। ठीक है, जेट हमेशा मरने का मजाक उड़ाता था, लेकिन इस समय वह उसे अब तक ज्ञात सबसे अधिक जीवंत व्यक्ति लग रही थी। चीजें कैसी होनी चाहिए? सनी कुछ देर और बगीचे में बैठा रहा, घास को देखता रहा और चुपचाप सोचता रहा। भविष्य का बोझ उसके कंधों पर भारी पड़ रहा था, लेकिन खुशकिस्मती से उसके कंधे काफी मजबूत थे। मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है? सब कुछ तय समय पर हो रहा था, लेकिन न जाने क्यों उसे लग रहा था कि समय खत्म हो रहा है। यह एक अशुभ एहसास था। अंत में उसने आह भरी और हाथ बढ़ाया। कुछ सेकंड बाद उस पर एक प्राचीन रेशमी स्क्रॉल दिखाई दिया, जिससे एक शांत लेकिन अनियंत्रित शक्ति का भयावह एहसास निकल रहा था। हजारों सालों से एक तारे के केंद्र में छिपे होने के बावजूद ये पूरी तरह से सुरक्षित था। इसकी चिकनी सतह पर एक भी जलन का निशान नहीं था। मकड़ी का रेशम इतना बारीक बुना गया था कि उसे अपने नश्वर हाथ से छूना अपवित्रता जैसा लग रहा था। सनी कुछ देर तक बिना हिले डुले खड़ी रही, फिर आह भरकर उसने धीरे से स्क्रॉल खोला। अंदर काली स्याही से रूनों की एक सुंदर बुनाई की गई थी, और नीचे कोने में एक खूबसूरत नीली स्ट्रोड्रॉप सजी हुई थी, जिसे इतनी कुशलता से कढ़ाई की गई थी कि वह बिल्कुल असली लग रही थी। सनी कांपने लगी, उसे अचानक सांस लेने में कठिनाई होने लगी। किसी तरह वह जानता था कि रन और फूल दोनों ही वीवर के अपने हाथों से महीन रेशम पर छोड़े गए थे। अपने धड़कते हुए हृदय को शांत करते हुए उसने गहरी सांस ली और रून्स पर ध्यान केंद्रित किया। वह नहीं जानता था कि क्या उम्मीद की जाए, लेकिन वीवर ने जो भी संदेश छोड़ा था वह महत्वपूर्ण होना ही था, या फिर अस्पष्ट और रहस्यमय। उसे जल्द ही पता चल जाएगा। डॉट डॉट रून्स में लिखा था, वीवर सबसे पहले पैदा हुआ था, और राइम मरने वाला पहला व्यक्ति था। वह टूट गई और बिखर गई, वह भयानक घावों के कारण दम तोड़ गई और खुद को छाया की गोद में पाया। और वहां अंधेरे में छाया ने उसे सांत्वना दी। अब आराम करो बच्चे, अंधेरे ने फुसफुसाया। तुम्हारी पीड़ा समाप्त हो गई है। मेरे साथ यहीं रहो, बिना किसी चोट और शांति के। लेकिन राइम ने इनकार कर दिया। तुम्हारी दुनिया बहुत अंधेरी है, बहुत शांत और खोखली है। बाहर विशाल सागर हैं, असीम आकाश है और प्रकाश में खिलते फूल हैं। सागरों में तैरना और स्वर्ग को जीतना चाहते हैं। संपूर्ण अस्तित्व का अन्वेषण करना चाहते हैं और सभी फूलों को इकट्ठा करना चाहते हैं। सुंदरता का आनंद लेना चाहते हैं और सुखद सुगंधों का आनंद लेना चाहते हैं। फूल कांटों से भरे हैं, अंधेरे ने विनती की। समुद्र ठंडे हैं और आकाश खाली है। तुम्हारा जीवन छोटा और कठोर था और अब वह समाप्त हो गया है। मेरे साथ रहो बच्चे, मेरे आलिंगन को अस्वीकार मत करो। लेकिन राइम हंसा। कांटे ही फूलों को खूबसूरत बनाते हैं, ठंड ही गर्मी को मनभावन बनाती है। एक अंत एक नई शुरुआत का रास्ता बनाता है। छाया, अगर मुझे तुम्हारी बाहों में भी सुकून मिल जाए तो भी मैं जाना चाहता हूँ। मैं जीना चाहता हूँ, चाहे कितना भी दर्द हो। अंधेरे की आवाज ठंडी हो गई और एक भयानक फुफकार में बदल गई। लेकिन अब तुम मेरी हो बच्चे, तुम छाया के हो। मृत्यु और कोई भी मृत्यु से नहीं बच सकता, यहाँ तक कि तुम्हारे जैसी मूर्ख आत्मा भी नहीं। तब अंधकार उसकी जंजीर बन गया और सांत्वना उसका कॉलर बन गई। शांति एक जेल बन गई। समय बीतता गया और दुनिया धीरे धीरे बदलती गई। बस सन्नाटा वैसा ही रहा। शैडो ने राइम को जाने से मना कर दिया, इसलिए अंत में उसने उसके राज्य की दीवारें तोड़ दी और प्रकाश में भाग निकली। इस प्रकार विश्राम का दानव, जो मरने वाला पहला व्यक्ति था, मृत्यु से बचने वाला भी पहला व्यक्ति बन गया। सनी ने रून्स को घूर कर देखा, उनके अर्थ को समझते हुए। राइम, विश्राम का दानव, तो वह थी जो छाया क्षेत्र से बच निकली थी। एक डेमोन से जैसी उम्मीद थी। उसका और शैडो गॉड का रिश्ता अजीब तरह से अस्पष्ट था और बहुत दिलचस्प भी।
ये सब कुछ बहुत दिलचस्प था। तथापि मेरा वंश कहाँ है? वीवर ने रेशमी स्क्रॉल पर एक अजीब कहानी के अलावा कुछ भी क्यों नहीं छोड़ा? सनी ने भौहें चढ़ाते हुए अपना हाथ रून्स पर फेरा, और वहां लगभग दुर्घटनावश उसे एक सूक्ष्म अनियमितता का आभास हुआ। यह इतना छोटा था कि कोई और इसे देख नहीं पाता, लेकिन सनी की उंगलियां बोन वीव को आत्मसात करने के बाद से ही अस्वाभाविक रूप से संवेदनशील हो गई थी, इसलिए उसने रूनों के एक छोटे से समूह के नीचे रेशम की बुनाई में अंतर महसूस किया। ओह, सिर्फ 3 शब्द। सनी ने अपनी उंगलियों से उन्हें चिन्हित किया। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट, एक नई शुरुआत। और जैसे ही उसने ऐसा किया, मानो कोई अस्पष्ट आवाज उसके कानों में गूंजी, जिससे वह सिहर उठा। वह स्तब्ध रह गया। उसे एहसास हुआ कि यह छिपा हुआ संदेश क्या था। वह था, ये भाग्य के दानव वीवर की इच्छा थी, जिसे उनके हाथों ने प्राचीन पुस्तक में बुना था। जैसे ही सनी को इसका एहसास हुआ, विश्वासघाती दानव की बची हुई इच्छाशक्ति उमड़ पड़ी और दुनिया को उसके अनुरूप ढाल दिया। इस परिवर्तित दुनिया में उसकी अपनी इच्छाशक्ति पहले से भिन्न थी। उसने आत्मा की बुनाई को अवशोषित कर लिया था। वाह, इस बार तो मैं बेहोश भी नहीं हुआ। जैसे ही सनी ने ये सोचा, एक अवर्णनीय पीड़ा की लहर ज्वार की तरह उस पर छा गई। 2719 वीर स्वप्नदर्शी सिनलेस और उनके निडर शिष्यों के अविश्वसनीय साहसिक कारनामे और आश्चर्यजनक कार्य। संक्षिप्त वीएक्स। सनी के आखिरी दौरे के बाद से छाया क्षेत्र में ज्यादा बदलाव नहीं आया था। हालांकि वह दौरा हाल ही में हुआ था, अनंत शहर के लिए अंतिम लड़ाई के दौरान। हालांकि सनी खुद थोड़ा अलग महसूस कर रहा था। स्पिरिट वीव ने उसकी इच्छाशक्ति को और मजबूत कर दिया था, जिससे दुनिया और भी ज्यादा लचीली लगने लगी थी। इसने उसकी इच्छाशक्ति के अंतर्निहित स्वभाव को भी बदल दिया था, जिससे उसे एक दूसरा सहज जुड़ाव मिला था, या कम से कम जो पहले से मौजूद था उसे और भी मजबूत कर दिया था। पहले सनी की इच्छाशक्ति का मुख्य गुण मृत्यु थी। हालांकि अब उसे भाग्य से भी गहरा जुड़ाव महसूस हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस जुड़ाव का क्या करे, और सच कहूं तो उसकी इच्छाशक्ति का इस लगाव से ग्रस्त होना एक विरोधाभासी बात थी। आखिरकार वह एक भाग्यहीन प्राणी था। भाग्यहीन, स्वामीहीन, सूर्यहीन। सनी का पूरा अस्तित्व चीजों की अनुपस्थिति के इर्द गिर्द ही बना हुआ प्रतीत होता था। शायद यही कारण था कि उसे छायालोक का विशाल, शांत, खाली विस्तार इतना सुखदायक लगता था। ओब्सीडियन धूल पर चलते हुए और दूर के सार तूफानों की चांदी जैसी चमक का आनंद लेते हुए उसने ठंडी हवा को गहराई से अंदर लिया। फिर भी मैंने अपने लिए अच्छा किया है। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसे इतनी सारी चीजों से वंचित रखा गया था, सनी ने निश्चित रूप से बहुत कुछ हासिल किया। वह एक सर्वोच्च टाइटन था, भूले हुए तट का शासक, डार्क सिटी का स्वामी, छाया सेना का सेनापति। वह अविश्वसनीय रूप से धनी, विभिन्न क्षेत्रों में अत्यधिक निपुण, और उसे मारना बहुत मुश्किल था। हालांकि पास में ही कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे मारना कहीं अधिक कठिन था। सांपों के कब्रिस्तान में पहुंचकर सनी उस जगह पर गया जहां यूरिस की टूटी हुई मूर्ति उस प्राचीन हड्डी पर टिकी थी। अजीब बात यह थी कि बोलने वाला कंकाल कहीं नजर नहीं आया, हालांकि धूल में उसके निशान जरूर बचे थे। सनी उनके पीछे पीछे गया। उसने यूरिस को 1 दर्जन किलोमीटर दूर एक ऊंची पहाड़ी के नीचे बेसुध पड़ा पाया। ऐसा लग रहा था जैसे कंकाल रेंगता हुआ यहां तक आया हो, पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश की हो और कई बार लुढ़का हो। अब उसकी खाली आंखें भावशून्य होकर अंधेरे आकाश को घूर रही थीं। जीभ चटकाते हुए सनी पास की धूल पर बैठ गया। आप कहाँ जा रहे थे? यूरिस इतने लंबे समय तक चुप रहा कि सनी को संदेह होने लगा कि वह सचमुच मरने में कामयाब हो गया है। हालांकि अंततः टूटी खोपड़ी की गहराई से चरमराती आवाज गूंजी। अरे अरे, मैंने तो मान लिया था कि तुम कभी वापस नहीं आओगे, बेटा। इसलिए मैंने मामले को अपने हाथ में ले लिया। वह कुछ देर रुका और फिर बोला, मुझे उन्हें अपने हाथों में लेना पड़ा क्योंकि मेरे पैर टूट गए हैं। मैं वास्तव में अपने पैरों को हिला नहीं सकता। कंकाल अपने ही मजाक पर हंसने लगा। उसके जबड़े से जोर जोर से खड़खड़ाहट की आवाजें निकलने लगीं। सनी ने उसे एक फीकी मुस्कान के साथ देखा। ओह हाँ, मुझे याद आया। तुम छाया लोक के केंद्र तक पहुंचना चाहते थे। इससे पहले कि समय तुम्हें पकड़ ले और तुम एक पागल जानवर में बदल जाओ, तुम ठीक से मर जाना चाहते थे। यूरिस ने सिर हिलाया। ये सही है। सनी ने अपना सिर हिलाया। मुझे लगता है यह एक संयोग ही होगा कि शून्य द्वार भी छाया क्षेत्र के केंद्र में स्थित है। आपको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होगा, है ना? और यह भी नहीं कि इसे कैसे खोला गया था। यूरिस ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। ओह, यह तो खुला था। अरे, मुझे तो पता ही नहीं चला।
ये कहना मुश्किल था कि उसे सचमुच पता नहीं था या वह बस दिखावा कर रहा था। आखिरकार यूरिस को प्रलय युद्ध के अंत से पहले ही उस पेड़ पर कीलों से जड़ दिया गया था। इसलिए जब तक डेमंस ने अपना आखिरी दांव खेलने का फैसला किया तब तक वह शक्तिहीन होकर उस पेड़ पर लटका हुआ होगा। नीदर होप, एरियल, मिराज और राइम। नहीं, वास्तव में क्या वहां एक और नहीं था? यूरिस ने अपना जबड़ा चटकाया। वैसे भी मैं छाया लोक के केंद्र में मरने के लिए जाने की योजना नहीं बना रहा था। परछाइयां तो बस यही करती हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उचित शिष्टाचार का पालन करूंगा और पूरा अनुभव प्राप्त करूंगा। मानो प्राकृतिक मृत्यु का आभास। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि किसी ने शून्य द्वार खोला है। खैर, असल में ये झूठ है। मुझे अंदाजा था, हालांकि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। उसने अपनी खाली आंखों से सनी को घूरा। चाहे वह खुला हो या बंद, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है? कंकाल हंसा। खैर, तुम थोड़े अलग लग रहे हो बेटे। मैं कुछ समय से इस पहाड़ी पर बार बार रेंग कर चढ़ रहा हूं। तुम्हें क्या हो रहा है? सनी उदास होकर मुस्कुराए। अरे अरे, इतनी सारी चीजें हो गई हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि शुरुआत कहां से करूं। यूरिस ने उसे बेरुखी से घूरा। धिक्कार है। फिर कहीं से भी शुरू करो। सनी हंसा। अच्छा, देखते हैं। सबसे पहले मैं ज़ेड पैलेस गया और भय के दानव द्वारा रचे गए एक खेल में फंस गया। वहां मैंने महान और शापित घृणित प्राणियों से युद्ध किया, कई पहाड़ों पर विजय प्राप्त की, एक दो को उड़ा दिया और अंततः मुझे अपनी ही शंकाओं का सामना करना पड़ा। अंत में मैंने एक बहुत ही बातूनी पतंगे को कुचल दिया और बच निकला। उसकी आंखें खतरनाक ढंग से चमक रही थीं। ओह, मैंने भी दुनिया का अंत देखा और भाग्य के दानव के साथ एक तरफा बातचीत की। उन्होंने मुझे घूरा और मुझे एपिगोन कहा। आह, ये बहुत चौंकाने वाला था। यूरिस थोड़ा हिला, फिर तटस्थ स्वर में बोला, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वीवा अभी भी जीवित हो। सनी की मुस्कान थोड़ी चौड़ी हो गई। ओह, वे नहीं हैं। लेकिन ऐसा कब हुआ है कि देवताओं या दानवों को बोलने से रोका गया हो? वह कुछ देर रुके, फिर बोले, खैर, वीवर ने मुझे दिखाया कि देवताओं की मृत्यु कैसे हुई और दुनिया का अंत कैसे हुआ। तो मैंने जाकर इस बारे में एक बहुत ही विस्तृत शोध पत्र लिखा। इसमें काफी समय लगा और काफी हलचल भी मची। यूरिस ने संदेह भरी हंसी निकाली। एक शोध पत्र? ओह, आप तो दार्शनिक हैं। मैं पहले कुछ दार्शनिकों को जानता था। खैर, लगता है कि बहुत सारे हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप इतने व्यस्त रहे हैं। सनी मुस्कुराया। ओह, बस इतना ही नहीं। वो गेम जीतने के बाद मैं मिराज कैसल गया और एक बड़े से शीशे में खो गया। दरअसल उस शीशे में एक पूरा शहर छिपा था और मैंने वहां खूब मजे किए। सीरियल किलर का शिकार करना, बुजुर्ग पुलिस वालों की चीखें सुनना, अपनी चमकती परछाई के साथ थेरेपी सेशन करना और अनगिनत छोटे छोटे विस्फोटों से चलती धातु की गाड़ी में सवार होना। ओह, मुझे चॉकलेट मिल्क और डोनट नाम की एक पेस्ट्री भी मिली। हालांकि इस बार कोई जबरदस्त खोज नहीं हुई। यूरिस ने एक क्षण तक उसे घूरा। नहीं, पेस्ट्री के लिए कितना अजीब नाम है। वैसे मुझे ठीक ठीक नहीं पता कि आपकी परछाई आपको किस तरह की थेरेपी दे रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि अपनी परछाई को दीप्तिमान कहना थोड़ा ठीक नहीं है। विनम्रता एक युवा के लिए सबसे आकर्षक गुण है, आप जानते ही हैं। सनी ने भौहें उठाईं। कौन कहता है? मुझे लगता है कि सुस्वादु शेखी बघारना कहीं ज्यादा आकर्षक होता है। और अगर मैं ही शेखी बघार रहा हूं तो सारी शेखी बघारना सुस्वादु है तो। ओह, क्या मैंने तुम्हें बताया कि मैंने हृदय देवता के वन के दक्षिणी छोर पर विजय प्राप्त कर ली है? मानवता का सबसे कुशल जादूगर बन गया हूं, दुनिया की सबसे खूबसूरत स्त्री को मोहित कर लिया है और मैं दुनिया के सबसे धनी लोगों में से एक हूं। इसके बाद यूरिस काफी देर तक चुप रहा। शायद वह मेरी उपलब्धियों की तारीफ में व्यस्त है। खैर, समझ में आता है। अंत में प्राचीन कंकाल धीरे से बुदबुदाया। मुझे लगता है कि आपने उस घृणित लड़की के साथी होने का उल्लेख किया था। सनी मुस्कुराया। ये सही है। उसने थोड़ी देर यूरिस को देखा, फिर कंधे उचका दिए। खैर, मैंने उस मिरर सिटी को नष्ट करने में मदद की और बच निकला। उसके बाद मैंने रिपोस के जहाज पर कब्जा कर लिया, प्राचीन खजाने का नक्शा ढूंढ निकाला, उस तक पहुंचने के लिए तरह तरह के समुद्री राक्षसों से लड़ा, उसे पाने के लिए अमर दुर्लभ जीवों की एक सेना को हराया, एक मृत किंवदंती को पुनर्जीवित किया। ओह, और फिर एक और शहर को नष्ट कर दिया। जरा सोचो तो, मैं इन दिनों बहुत सारे शहरों को नष्ट कर रहा हूं, है ना? यूरिस ने उसे संयमित दृष्टि से देखा। अरे अरे बाप रे, मैं तो यही कहूंगा।
और तुम्हें गए तो बस कुछ ही महीने हुए हैं। सनी ने कंधे उचकाए, फिर मुस्कुराया। ओह ठीक है, मैंने नाइन के बारे में भी कुछ दिलचस्प बातें सीखी। जैसे स्लेयर का नाम क्या था, और आप लोग कहाँ से आए हैं। उसकी मुस्कान भयावह हो गई और उसकी आंखों में गहरा अंधेरा छा गया। और तुम कमीनों ने क्या किया? ऐसा कुछ पता चलने पर मुझे बहुत गुस्सा आता, क्या तुम्हें नहीं लगता? राजकुमार यूरिस अपनी खाली आंखों से उसे घूरता रहा, कोई खास भाव नहीं दिखा रहा था। आखिरकार वो हंस पड़ा। अरे अरे, सदियों से किसी ने मुझे राजकुमार नहीं कहा। 2720 एक नई शुरुआत। सनी मुस्कुराती खोपड़ी को घूर रहा था, उसके दिल में गहरे जज्बातों का तूफान उमड़ रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे ऐसा महसूस होगा, लेकिन अब वह उस चीज से भरा हुआ था जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसे ऐसा महसूस होगा। एक सच्चा आक्रोश। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने कभी स्वयं को धार्मिक या गुणी नहीं समझा था, यह एक अपरिचित स्थिति थी। लेकिन सामने पड़े मरे हुए आदमी के पापों को देखते हुए सनी की सारी कमियां उसे सबसे नेकगुण लग रही थीं। एक सुलगता हुआ जानलेवा क्रोध उसके दिल में डूब गया, उसकी उंगलियां फड़कने लगीं। ये दरिंदा, ये सब उसकी वजह से था। उनकी वजह से। वह वास्तव में उस खूंखार बदमाश को मारना चाहता था। ये कितनी विडंबना थी कि दुनिया के सभी लोगों में से यूरिस ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसे मारने में वह असमर्थ था। सनी ने खुद को सांस लेने के लिए मजबूर किया। और यूरिस और फनी अलेथिया ओमर एमेडन अलेट्स और बाकी दो। सच में तुम 9 लोगों से ज्यादा नीच और दुष्ट कोई समूह कभी नहीं रहा, है ना? यूरिस ने कुछ देर तक उसे घूरा, फिर हंस दिया। ओह, मुझे लगता है कि आपने हमारे बारे में कुछ जान लिया है। तो मुझे लगता है कि दुनिया में अभी भी हमारे निशान बचे हैं। सनी खुद को जोर से हंसने से नहीं रोक पाए। निशान? ये पूरी दुनिया तुम्हारी घिनौनी जिंदगी का एक भयावह स्मारक है। आखिरकार तुम ही तो हो जिसने इसे बनाया है। तुम ही हो उस सारे खौफ के रचयिता जो मैंने झेला है, जो सबने झेला है। तुम ही वो कमीने हो जिन्होंने सपनों का साम्राज्य रचा है। वो सारी मौतें, वो सारा नुकसान सब तुम्हारी वजह से हुआ है। यूरिस ने शांति से उसकी ओर देखा। ये तो जादू की तरह काम किया है ना? सन्नी सदमे में आकर चुप हो गया और उसने गहरी सांस ली। नहीं, वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। हमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, लेकिन अंत में कुछ गलत हो गया होगा। प्राचीन खोपड़ी धीरे से घूम गई, छाया क्षेत्र के उजाड़ परिदृश्य को देखते हुए। अगर हम कामयाब हो जाते तो इनमें से कुछ भी अब अस्तित्व में नहीं रहता। तुम्हारे और उस युवा नेफिलिम लड़की जैसे लोगों का कभी जन्म नहीं होना चाहिए था, और इसलिए उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं सहना चाहिए था। लेकिन हम अंततः असफल रहे। खैर, मुझे लगता है कि हमने साम्राज्य को नष्ट कर दिया, लेकिन उस तरह नहीं जैसा हम चाहते थे। सनी ने उसकी उदासीन आवाज सुनी, उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह इस बारे में इतना बेबाक कैसे हो सकता है? उसे जरा भी अफसोस, कोई पश्चाताप कैसे नहीं हो सकता? न कोई खुशी, न कोई संतुष्टि। महान देवताओं को नष्ट करने में कामयाब होने का कोई गर्व नहीं। सनी ने धीरे से अपना सिर हिलाया। तुम तो बिल्कुल पागल हो। क्या तुम्हें अपने किए पर शर्म नहीं आती? जरा सी भी। यूरिस बस हैरानी से उसे देखता रहा। शर्म? मुझे शर्म क्यों आएगी? सनी के होठों से एक हल्की सी खिल्ली निकली। क्योंकि तुमने जो किया वो राक्षसी था। क्योंकि तुमने जो किया वो अमानवीय था। क्योंकि तुमने अनगिनत निर्दोष लोगों की जान ले ली। औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, जिनका तुम्हारे राज्य और साम्राज्य से कोई लेना देना नहीं था। तुमने सबको बर्बाद कर दिया। यूरिस कुछ देर चुप रहा। आखिरकार उसने अपनी कर्कश आवाज में कहा, नहीं। सनी ने उसे आश्चर्य से देखा। वह इस प्रश्न से आश्चर्यचकित और क्रोधित थी। स्वाभाविक रूप से नहीं। कंकाल हंसा। ये तुम्हारी कल्पना शक्ति की कमी है बेटा। तुम हमसे कहीं ज्यादा निर्दयी और दुष्ट हो, इसलिए मुझे लगता है कि तुमने और भी बुरा किया होगा। जरा सोचो, ईमानदारी से सोचो। यूरिस उसकी आंखों में घूरने लगा। हर कोई जिसे आप संजोते हैं, हर कोई जिसे आप जानते हैं, हर कोई जिसे आप कभी सड़क पर चलते हुए या दूर से देखते हुए मिले हैं, आपका प्रेमी, आपका बच्चा, आपके भाई बहन, आपके दोस्त और आपके साथी, वे लोग जो आप पर निर्भर हैं और आपका आदर करते हैं, वे लोग भी जो आपसे घृणा करते हैं, आपके शिक्षक, आपके पड़ोसी, आपके आदर्श, आपके पुजारी। उसकी आवाज और गहरी हो गई। सभी को कत्ल कर दिया गया, विकृत कर दिया गया, गुलाम बना लिया गया, और उनके बचे हुए जीवन के लिए क्रूर अपमान में हत्यारों और दुर्व्यवहारियों की सेवा के लिए चुरा लिया गया। आपके माता पिता की कब्रों को अपवित्र कर दिया गया।
आपके द्वारा अपने लिए बनाया गया घर जला दिया गया। जिस संस्कृति ने आपको पाला पोसा, उसे नष्ट कर दिया गया, यहाँ तक कि आपकी बोली जाने वाली भाषा भी मिटा दी गई। जब तक कि वह सब कुछ और वह सब जिसे आप जानते थे गायब न हो जाए। कुचले गए, द्वेष में डूबे हुए और क्रूरता से पेश आए। प्राचीन कंकाल धीरे से हंसा। और गुलाम बनाने वाले, जिन्होंने तुम्हारा सब कुछ रौंदा और बर्बरता से लूटा, बिना किसी सजा के अपनी जिंदगी जी रहे हैं, यहाँ तक कि फल फूल रहे हैं अपने आलीशान घरों में आत्मसंतुष्ट और तृप्त, जबकि उनकी बर्बरता को संभव बनाने वाले आसमान के नीचे हर जगह पूजनीय और पूजनीय हैं। तुम एक गुलाम को उसके गुलाम बनाने वाले से नफरत करने के लिए क्यों दोषी ठहराओगे? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम माफ करने के मूड में होते, बेटे? सनी चुप रहा। यदि नेफिस, रेन, कैसी, एफी और उसका परिवार, काई, जेट, एको, अध्यापक जूलियस, व्हाइट फेदर कबीला, प्रथम अनियमित कंपनी के बचे हुए लोग और अन्य सभी जिन्हें वह जानता था क्रूरतापूर्वक मार दिए गए होते तो वह क्या करता? उसकी निगाहें धुंधली पड़ गईं। हो सकता है कि उसने एक दो देवताओं को भी मार डाला होता। फिर भी उसने निर्दोष राहगीरों का कत्लेआम नहीं किया होता। वह यकीन करना चाहता था कि ऐसा नहीं होगा। काफी यकीन है। यूरिस हंसा। तो फिर उम्मीद करते हैं कि तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। जहां तक मेरी बात है, मैं अतीत के साथ शांति से हूं। सनी ने उसकी ओर गहरी निगाह से देखा, फिर दांत पीसते हुए बोला, तो क्या कोई पछतावा नहीं, कोई अफसोस नहीं? तुम्हें दुनिया तबाह करने का जरा भी अफसोस नहीं? कंकाल कुछ देर चुप रहा, फिर कंधे उचका दिए। मुझे नहीं पता। सनी की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम्हें नहीं पता? ये कैसा जवाब है? एरस भावशून्य होकर उसे देखता रहा। मैं काफी बूढ़ा हो गया हूं, जानते हो। शुरुआत में मुझे याद है कि मैं अपने मिशन के प्रति पूरी तरह आश्वस्त था। हे भगवान, मैं बहुत दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था, और उस पेड़ पर लटके रहने के शुरुआती कुछ दशकों तक भी मैंने अपना यही विश्वास बनाए रखा। मुझे याद है कि जब मैं दुनिया को उसकी शाखाओं के नीचे से टूटते हुए देख रहा था, तो मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वह मुस्कुराया। लेकिन फिर आखिरकार मैं पागल हो गया, और उसके बाद मुझे अपने हर फैसले और हर काम पर पछतावा होने लगा। मैं रोया, चीखा और माफी मांगी। मुझे लगता है कि मैं एक सदी तक रोया, और एक सदी और मांगने के लिए भीख मांगता रहा। फिर मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन जब तक मुझे होश आया, मैं नफरत और शैतानी खुशी से भर गया था। मैं इस बात का जश्न मना रहा था कि मैंने दुनिया को तबाह कर दिया। मैं हंसा और खुशी के गीत गाए, हर नए दिन का उत्साह से स्वागत किया। लेकिन आखिरकार मैं अनंत काल तक चुप रहा, और अंत में मुझे किसी भी बात की परवाह नहीं रही। कंकाल ने अपना जबड़ा चटकाया। ये सब बहुत पहले हुआ था, तुम्हें पता है। अब मुझे कुछ नहीं पता। कभी कभी मैं थोड़ा उदास हो जाता हूँ, और कभी कभी मैं थोड़ा उदास हो जाता हूँ, लेकिन ज्यादातर मुझे कुछ खास महसूस नहीं होता, सिवाय मुझे तुम पर और उस घिनौनी लड़की पर तरस आता है। बेचारे बच्चे, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए तुम्हें ये सब सहना पड़े। सनी ने दांत पीस लिए। मुझे आपकी दया की आवश्यकता नहीं है। वह इस बात को समझ नहीं पा रहा था। तथ्य यह है कि इस आदमी ने दुनिया को नष्ट कर दिया था, और तथ्य यह भी है कि उसे दुनिया को नष्ट करने की कोई विशेष परवाह नहीं थी। यूरिस बस उसे देखता रहा। मैं पेशकश नहीं कर रहा था। वह कुछ देर के लिए चुप हो गया, फिर आह भरकर तटस्थ स्वर में बोला, जो भी हो, मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूं। मुझे उम्मीद है कि तुम देवता बनोगे, और तुम उस दुनिया के खंडहरों पर एक नई दुनिया बनाओगे जिसे मैंने और मेरे लोगों ने नष्ट कर दिया था। जिन देवताओं से मैं नफरत करता था, वे मर चुके हैं, इसलिए मुझे लगता है कि यह अच्छा होगा। एक नई शुरुआत। उसकी आवाज काफी गंभीर लग रही थी, लेकिन सनी अपनी हंसी रोक नहीं सका। एक नई शुरुआत, तो क्या यही है? क्या यही वीवर की इच्छा है? उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह पागल हो जाएगा। इसलिए उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। उसने खुद को संभाला और अपना इरादा पक्का किया। एक गहरी सांस लेकर सनी जमीन से उठा और सरपेंट को बुलाया। मुझे लगता है ये सब तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, है ना यूरिस? अब जब मुझे सच्चाई पता चल गई है तो मैं तुम्हें मारने के लिए पहले से कहीं ज्यादा प्रेरित हूं। और अगर मैं भगवान बन भी गया, तो मेरे पास आखिरकार इतनी शक्ति होगी कि मैं ऐसा कर सकूं। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम जीतोगे। यूरिस ने उसी कंकालनुमा शाश्वत मुस्कान के साथ उसे घूरा। मुझे लगता है कि ऐसा ही है। अरे हे भगवान, मैं तो निश्चित रूप से कोई जीनियस हूं।
सनी ने धीरे से सांस छोड़ी, फिर सिर हिलाया। ठीक है, तो आखिरकार मैंने एक वादा किया था। मुझे लगता है कि इसके बाद मैं कुछ देर व्यस्त रहूंगा, इसलिए आज मैं तुम्हें अच्छी तरह से मारने की कोशिश करूंगा, एस्टेरियन। जैसे ही उसने अपनी तलवार उठाई, प्राचीन कंकाल हंस पड़ा। हम, क्या कहा तुमने? ओह, ये तो अजीब है। ये तो डरावना है। अभी अभी मुझे लगा जैसे कोई मेरे दिमाग में घुसने की कोशिश कर रहा है। कितना असभ्य, कितना अप्रिय। उसकी बकवास न सुनते हुए सनी ने तलवार नीचे गिरा दी। तारांकन तारांकन तारांकन। दूर एक अलग ही दुनिया में एक वीरान मैदान में रात छाई हुई थी। दूर दूर तक किसी प्राचीन शहर के खंडहर कंक्रीट के जंगल जैसे दिखाई दे रहे थे, और भयावह युद्ध मशीनों की जंग लगी लाशें सूखी जमीन में आधी दबी पड़ी थीं। हवा अदृश्य जहर से भरी हुई थी और कोई भी सांसारिक प्राणी इस वीरान नर्क में जीवित नहीं बच सकता था। फिर भी इस रात लोग उस वीरान मैदान में घुस आए थे। वे जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे, उनके सुरक्षात्मक सूट और कमजोर गाड़ियां धूल से ढकी हुई थीं। कुछ तो पहले ही मर चुके थे, लेकिन बाकी लोग अभी भी दूर चांद की चांदी की डिस्क को देखते हुए एक छोटी सी प्रार्थना कर रहे थे। एस्टेरियन, एस्टेरियन, एस्टेरियन। एक और जमीन पर गिर गया। एस्टेरियन, एस्टेरियन। उदासीन चांद आसमान से उन्हें देख रहा था। एस्टेरियन। वे काफी समय से प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन आज रात अंततः उनकी प्रार्थनाएं सुनी गईं। अचानक एक टूटता हुआ तारा रात के आकाश में चमकता हुआ दिखाई दिया, जो विशाल अंधकार में चमक रहा था। उसका अग्नि आभामंडल और भी चमकीला होता गया, गिरते हुए हवा में धुएं का एक निशान छोड़ता गया। अंततः एक चमकीला उल्कापिंड जमीन से टकराया, जिससे एक विनाशकारी विस्फोट हुआ और एक शक्तिशाली भूकंप आया। प्रार्थना कर रहे लोग खुशी से क्रेटर की ओर बढ़ते हुए रोने लगे। धीरे धीरे उनकी आवाजें शांत हो गईं। तभी गड्ढे से एक हाथ प्रकट हुआ और फटा हुआ, जला हुआ स्पेस सूट पहने एक आदमी ने खुद को किनारे पर खींच लिया। अपने पैरों पर खड़े होकर उसने अपना टूटा हुआ हेलमेट उतार दिया, अपनी आंखें बंद कर ली और पूरी छाती से जहरीली हवा को अंदर खींच लिया। ये दशकों में उनकी पहली सांस थी। उसके होठों पर एक आकर्षक मुस्कान तैर गई। आह, अच्छी पुरानी पृथ्वी, लगता है मैं वापस आ गया हूँ। उसके लिए जो स्वप्न लोक में पैदा हुआ था, यह एक अजनबी दुनिया थी, लेकिन वह फिर भी वापस आकर खुश था। भाग 3 का अंतःरात्रि उद्यान की यात्रा। 10वें खंड का अंतः डाक लॉर्ड का भयानक यात्रा वृतांत।